जो हमारा समुद्र मंथन होगा आज, उसमें से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। चॉइस आपकी होगी कि आपको विष लेना है या अमृत लेना। हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, यू प्रमोट SWP अलॉट। SWP उस आदमी के लिए पॉइंट नंबर 1 सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उस आदमी के लिए है। पहली बात तो इसके पास पैसा है जी। और 50 लाख रुपया कितने लोगों के पास है हमारे व्यूअर्स में से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है ज्यादातर लोग अभी स्ट्रगलिंग है जी। दे डू नॉट हैव मच मनी जी। तो जब ये वाली बात हमें पता है तो SWP हमने इतना ज्यादा फेमस कर दिया है, लोगों को लग रहा है भाई SIP वैसाइपी सब छोड़ो, हाँ सिर्फ SWP करते हैं, बिल्कुल। बाकी सब बेकार है। अब उन्हें ये भी नहीं पता करते कैसे हैं। राइट। अगर मैं उन्हें पूछूंगा कौन से फंड में करना है वो भी नहीं पता, बस ये पता है SWP कुछ होता है जो SIP का बाप होता है। इट इज मोर मैजिकल। इट इज मोर मैजिकल। नहीं ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं जी। SIP का बाप, हाँ है ना, लोगों को लगता है पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था, अब तो SWP कोई नया टर्म मिल गया। हाँ, मेरी चर्चा होगी, मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया SWP का। राइट। दोस्तों आज इस पॉडकास्ट में ना लड़ाई होने वाली है। आप बोलोगे लड़ाई होने वाली है, ये तो चैनल पे आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई, आज ये कौन सी लड़ाई होने वाली है? होने वाली है क्योंकि आज हमारे साथ है मिस्टर संजय खतूरिया साहब। थैंक यू सो मच। अब खतूरिया साहब बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं इंटरनेट पर, आप लोगों ने उनकी रील्स देखी होंगी SWP के ऊपर, रेंट के ऊपर रहना चाहिए, म्यूचुअल फंड सही है, हम सब ने ये रील्स देखी हैं। और आज देखो एक डिबेट होगी, एक लड़ाई होगी, सर अपनी बातों को डिफेंड करेंगे, यस, हम इन्हें अटैक करेंगे AK-47 से। सो आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। सो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट जी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब ये नहीं है कि ये सही है मैं गलत हूं, मैं सही हूं ये गलत है। सो आपको जो सही लग रहा है ना उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है। रियलिटी कुड बी समथिंग डिफरेंट आल्सो। आपको लगता है कि भाई मीठा खाना अच्छी बात है, मीठा मुझे पसंद है, आपको लगता है स्मोक करना अच्छी बात है, ड्रिंक करने में मैं सोशलाइज होता हूँ, आपको लगता है, आप उसे मानते हो। अब ये सही भी हो सकता है और मैं कहूँ नहीं ये सब चीजें बिल्कुल ही गलत होती हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ तो ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग हुई। यस। एंड ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा भी देयर कैन बी समथिंग एल्स व्हिच कैन बी द रियलिटी जो हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमने एक अप्रोच को पकड़ लिया यही सही है, बिल्कुल, एंड बाकी सब गलत है। सो आज डेफिनेटली ये वाली चीज मैंने पहले क्लियर कर दी, देयर इज नथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, बट फिर भी भाई थैंक यू सो मच। हाँ थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू पुष्कर भाई, थैंक यू फॉर कॉलिंग। एंड आपके साथ जब भी मिलता हूँ तो मेरी लर्निंग तो 10x हो जाती है। तो एंड लास्ट टाइम भी मैंने एक्नॉलेज किया था कि लॉट ऑफ थिंग्स विच वी हैव लर्न फ्रॉम यू, हमने बहुत सीखा एज अ क्रिएटर, एज अ पर्सन, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है। तो आपने इतनी यंग एज में इतना जबरदस्त अचीवमेंट किया है, सो कुडोस टू यू। हाँ लड़ाई मतलब देखिए, मैं आपको पता है कि मैं लड़ने वाला इंसान हूँ नहीं, पर आज पुष्कराज सर जो है मेरे साथ जरूर एक घमासान करेंगे हमारी सोच के ऊपर। और एज ही राइटली सेड कि कोई भी जो है सोच एक तरफा नहीं हो सकती है, उसमें हर अंश होना चाहिए, हर एलिमेंट होना चाहिए। आज कोशिश करेंगे उन सारे एलिमेंट्स को उजागर करने के। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो समुद्र मंथन होगा, क्योंकि आजकल वैसे भी कुंभ का समय चल रहा है, तो जो हमारा समुद्र मंथन होगा आज, उसमें से विष भी निकलेगा, अमृत भी निकलेगा। चॉइस आपकी होगी कि आपको विष लेना है या अमृत लेना है, तो वो आपकी चॉइस होने वाली है। और उसके बाद प्रयागराज जरूर चले जाना। नहीं कुंभ तो फिर दोनों ही देखेंगे हम। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। देवता और दानव दोनों कौन देवता कौन दानव वो आप लोग डिसाइड, वो वी डू नॉट नो। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन, जो हम जब इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, यू प्रमोट SWP अलॉट। देखो मुझे पर्सनली SWP बेकार की चीज लगती है। मैंने वीडियोस में भी बोला कि भाई SWP उस आदमी के लिए पॉइंट नंबर 1 सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान उस आदमी के लिए है। पहली बात तो इसके पास पैसा है जी। मान लीजिए आपके पास मिनिमम 50 लाख रुपया है, तो आप उसके बारे में सोचो, क्योंकि तभी आप कुछ सिग्निफिकेंट निकाल पाओगे। बिल्कुल, उससे नीचे तो आप कर ही नहीं सकते SWP, आप मान लो इम्पॉसिबल है, राइट। और 50 लाख रुपया कितने लोगों के पास है हमारे व्यूअर्स में से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है ज्यादातर लोग अभी स्ट्रगलिंग है जी, दे डू नॉट हैव मच मनी जी। सो दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, SWP में जो मैं अपनी ही इन्वेस्टमेंट है, अगर मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, मार्केट गिर गई, जैसे अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो इंसान क्या करेगा, अपनी ही पूंजी में से, मार्केट भी गिर रही है, मार्केट नेगेटिव रिटर्न्स दे रही है, और अपनी ही पूंजी में से पैसा निकालता चला जा रहा है, अपना कैपिटल इरोड कर रहा है। तो जब ये वाली बात हमें पता है तो SWP हमने इतना ज्यादा फेमस कर दिया है, लोगों को लग रहा है भाई SIP वैसाइपी सब छोड़ो, सिर्फ SWP करते हैं, बिल्कुल, बाकी सब बेकार है। अब उन्हें ये भी नहीं पता करते कैसे हैं, राइट। अगर मैं उन्हें पूछूंगा कौन से फंड में करना है वो भी नहीं पता, बस ये पता है SWP कुछ होता है जो SIP का बाप होता है।
इट इज मोर मैजिकल। इट इज मोर मैजिकल। नहीं, ये वर्ड्स यूज हो रहे हैं जी। SIP का बाप, हाँ, है ना। लोगों को लगता है पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था, अब तो SWP कोई नया टर्म मिल गया। मेरी चर्चा होगी, मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया SWP का। राइट। देखिए, मैं SWP पे आता हूँ क्योंकि मैंने SWP का ना एक लाइव केस स्टडी देखी है। मेरे एक अंकल है एंड मेरे बैचमेट थे, उनके फादर, एंड ही रिटायर्ड इन 2014। गवर्नमेंट सर्विस में थे, बहुत मेहनत करी जिंदगी भर, और एक निवेश करते गए उनके पास एक आई थिंक 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस तय आ चुका था। और वो ना बहुत टाइम से निवेश करे, तो उनको बहुत सारी चीजें पता थी, बहुत एस्ट्यूट इन्वेस्टर थे वो। उन्होंने क्या किया, वो 1 करोड़ रुपीज एक वैल्यू फंड में डाल दिया। अब वैल्यू फंड जनरली बहुत ज्यादा ना पैसा कमा के देता है, ना बहुत ज्यादा पैसा गवा के देता है, जनरली एक स्टेबल रिटर्न दे देता है। उसमें से उन्होंने तय किया 1 करोड़ रुपए मैं 50,000 रुपए महीना निकालूंगा, इसमें से 0.5% निकालूंगा, ठीक है जी। और मैं हर साल इसको बढ़ाऊंगा क्योंकि इन्फ्लेशन है, तो 7% इनको बढ़ाओगे। तो पहला साल आया 50,000, वहां पे यूनिट्स कम हो रहे हैं, पर यूनिट्स के वैल्यू फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। हर साल निकाल रहे थे वो, हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहे थे, हर महीने 50,000 रुपए निकाल रहे थे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, कॉर्पस होगा तो SWP होगा। काफी लोग इस बात से कंफ्यूज कर चुके हैं कि मैं ऐसा कुछ करूंगा तो अचानक से SWP हो जाएगी। क्या मैं 10,000 करूंगा तो मैं कल से 10,000 निकाल पाऊंगा? तो लोगों की वो ट्रेडिंग मेंटालिटी है ना, वो जाती नहीं है इतनी इजिली। तो कॉर्पस चाहिए, वो कॉर्पस था, उन्होंने जिंदगी भर काम किया, मेहनत किया, रिटायरमेंट कॉर्पस बनाया। तो 50,000 रुपए महीना चालू किया उन्होंने, अगले साल उसको 7% बढ़ा दिया, तो 53,500 हो गया। फिर ऐसे करते करते बढ़ाते गए। उन्होंने ये फोकस नहीं किया कि अभी ये बचे हुए यूनिट्स क्या कर रहे हैं, कभी कम हुए कि ज्यादा हुए। अब 2020 का जब कोविड आया और क्रैश हुआ, तो उनके वो यूनिट्स जो थे, तब तक उन्होंने ऑलमोस्ट 6 साल से विड्रॉल कर रहे थे, वो यूनिट्स रहते 75 लाख के आसपास के। मतलब एज आई सेड कि इरोड कर गए, अपने कैपिटल को इरोड कर गए। तो मैंने एक बार उनसे बात भी करी तब, क्योंकि बहुत क्लोज है मेरे। तो मैंने बोला, अंकल, बोलते कोई चिंता नहीं करना, बिकॉज ही वाज सो श्योर ऑफ दिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। उन्होंने 30-35 साल से करी है, तो उनको बहुत क्लैरिटी थी, एक्सट्रीम क्लैरिटी थी। मतलब कोई चिंता नहीं बेटा, ये आता रहता है, 2008 भी आया था बेटा, ये भी हुआ था, आता रहता है, ठीक। तो वो लगे रहे। पुष्कराज भाई, आज स्थिति ये है कि वो महीने का 1 लाख रुपए विड्रॉ करते हैं, क्योंकि 50,000 पे 7% बढ़ा रहे थे। और पिछले 10 सालों में उन्होंने मोटा मोटी 80-85 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया। और आज उनके फंड की वैल्यू 2 करोड़ 65 लाख रुपए। सो अब एक रियलिस्टिक नंबर के हिसाब से चलते हैं। मैं आपने जो बात बोली ना, उसे कैलकुलेट कर लेते हैं जी, तो पता लगेगा कि भाई ऐसा कौन सा फंड था, क्या रिटर्न दी। हाँ। तो 1 करोड़ रुपए, एक तो 10 साल की अवधि हो गई पुष्कर भाई, तो एक लंबी अवधि हो गई। कोविड से पहले कितने साल हो गए थे? कोविड से पहले 6 साल हो गए थे। 6 साल हो गए थे। तो मार्केट ने कोविड से पहले लगभग कितने % की रिटर्न दी होगी? फ्लैटिश थी। 2014 के बाद आपको पता है ऊपर हुआ, फिर फ्लैट सी रही, बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स नहीं थे, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे फंड्स ने अच्छे रिटर्न नहीं दिए थे उस टाइम। ठीक है, तो साल का वो 6 लाख रुपए निकाल रहे थे। 6 लाख रुपए निकाल रहे थे, और 6 साल से निकाल रहे थे। 6 साल से निकाल रहे थे। तो नहीं, 6 लाख फिर बढ़ाया थोड़ा सा आगे, 6.5 लाख कर दिया। तो मैं अगर फ्लैट भी रखूं तो 36 लाख हो गया, और अगर आप बढ़ा के कह रहे हो तो 40 लाख के आसपास। हाँ, 40 लाख के आसपास तब तक विड्रॉ कर चुके थे, सही कह रहे हो। 40 लाख रुपए निकाल लिया, तो 1 करोड़ के 60 लाख रह गए। तो थोड़ी रिटर्न दी होगी आपने कहा मार्केट में, जब कोविड आया तो 76 लाख के आसपास रह गए थे। 75 लाख रुपीज रह गए। हाँ। अब 75 लाख रुपए जब कोविड आया तब भी वो विड्रॉ कर रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने छोड़ा नहीं। तो 75 लाख रुपीस क्रैश हुआ होगा। हाँ, क्रैश होके मान लेते हैं वो फंड आ गया होगा। नहीं, 75 लाख क्रैश्ड वैल्यू थी। हो ही नहीं सकता। ठीक। नहीं, मैं उसका एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसे समझो। अगर इफ इट इज एज व्हाट यू आर सेइंग इज, सो 50,000 रुपए अगर हर महीने निकल रहे हैं तो साल के होते हैं 6 लाख रुपए। और अगर यही 6 साल तक वो कर रहे थे तो 36 लाख रुपए होते हैं। और एस्केलेशन के साथ 40 लाख रुपए होते हैं। अगर मार्केट फ्लैटिश थी तो रिटर्न नहीं बना था, और पैसा भी निकल रहा था। और अगर मैं कहता हूँ रिटर्न बना भी, जो मैं मान के चल रहा था, अज्यूम कर रहा था कि 60 लाख रुपए रिमेनिंग रह गया, क्योंकि 40 निकाल लिया, और मार्केट ने रिटर्न भी दिया, तो रिटर्न कितना दिया? मैंने उसे 75 लाख पहले ही कर दिया। आप ये देख लो कि अगर उन्होंने रिटर्न दिया मार्केट ने, तो मोटा मोटी आप समझो कि 40 से तो कहीं ऊपर दिया ही होगा। अब आप सोचो 6 साल में 7% तो रिटर्न से ज्यादा ही दिया है ना। मैं जब कह रहा हूँ एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं दिया, तो भी 10-11% के आसपास का रिटर्न दिया था। तो जो बचा हुआ 5% तो वो कंपाउंड हुए जा रहा था ना, क्योंकि वो आप विड्रॉ नहीं कर रहे थे, आपका विड्रॉल रेट वाज लेसर देन द कंपाउंडिंग रेट। चलो अभी इसे भी मान लेते हैं। अब इसमें एक लॉजिक जो लोगों को समझाने वाली बात है वो बता देते हैं। अगर हम रूल ऑफ 72 के हिसाब से चलते हैं, 12% के हिसाब से, तो 6 साल में पैसा डबल होता है। मैं कहता हूँ थोड़ा और बढ़िया हो गया, थोड़ी ज्यादा रिटर्न आ गई मार्केट की, तो वो 5 साल में डबल हो गया। तो 1 का 2 हो गया 5 साल में, और 2 का 4 हो गया 10 साल में। तो ये अभी हो गया नॉर्मल कैलकुलेशन। ठीक है। अब अगर इसमें से पैसे निकालते हुए भी चले गए तो ठीक है आपकी बात, कि अब 2 करोड़ रुपए उनके पास अभी भी 2.65 अभी भी है।
2 पैसे अभी भी है। हाँ। सो पॉइंट इज दिस, ये चीज लोगों को समझनी बहुत जरूरी है। बस हाँ, ठीक है कि एक तो अब इसमें हुआ क्या, इसमें इनके लिए प्लस क्या था? प्लस था कोविड के बाद मार्केट ने रैली करती। हाँ, अगर रैली नहीं करते तो वही गेम खत्म हो जाता। हाँ, वहां प्रॉब्लम हो सकती। पर देखिए पुष्कराज भाई, 10 साल एक बहुत बड़ी अवधि है। उस 10 साल में हर चीज हुई ना। आप देखिए, फ्लैट मार्केट भी रही, क्रैश मार्केट भी रही, रैली भी रही, अब वापस क्रैश आ गया। हो सकता है वो 2 पैसा अभी गिर के शायद 2.40 हो गया होगा, 2.35 हो गया होगा। पॉइंट क्या है, आप इसमें मैं सहूलियतें बताता हूँ आपको। पहली सहूलियत ये है कि अगर आपके पास उस टाइम पे 1 करोड़ का घर होता पुष्कर भाई, 2014 में एक अपार्टमेंट होता आपके पास, तो आप क्या रेंट निकालते? 15,000 प्लस द स्ट्रगल एंड एवरीथिंग। उसको तो मैं फैक्टर ही नहीं कर रहा। 1 महीने की ब्रोकरेज देनी है, कुछ टूट गया, कुछ भंज गया, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, मैं कुछ फैक्टर नहीं कर रहा। 15 से 20 हजार आप निकाल पाते, वो बंदा 50,000 निकाल रहा था। 28 तारीख की SWP थी, 28 तारीख को अकाउंट में पैसा आ रहा था, कोई बांधा नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। तीसरा, वो अपने आप को 7% एस्केलेट कर रहा था। इस देश में कहीं बता दो रेंट 7% 10 साल में एवरेज में एस्केलेट हुआ हो, नहीं हुआ है। ठीक है, 2% 3% का एस्केलेशन होता है एवरेज में 10 साल की। ठीक है, ठीक, अपार्टमेंट की बात करो, एक स्टैंडर्ड। देखिए, कोई प्लॉट ले रहा है, कुछ ले रहा है, तो मैं अलग कह रहा हूं। एक आम रिटायर्ड आदमी की बात कर रहा हूं जो गवर्नमेंट सर्विस में था। अब उस आदमी ने कोई हैसल नहीं लिया, कोई पंगा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, और अपनी जीविका सुरक्षित कर ली और पैसे खत्म नहीं होने दिए। अब इसके अंदर ना बस 2-3 चीजें हैं जो लोगों को समझनी जरूरी है जी। SWP में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देखो आप पैसे निकाल रहे हो और आप अपने फंड निकाल रहे हो। बिल्कुल। अब मैं कहता हूँ ये लोगों को अच्छा लग रहा होगा, बट ये अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर उन्होंने ये नहीं किया होता, मान लो उन्होंने ये अमाउंट 1 मिनट के लिए छोड़ दिया होता, तो आज वो 4 करोड़ 4.5 करोड़ पे बैठे होते। 4 करोड़ से ऊपर होता वो। तो पर वो जीविका नहीं चला पाते क्योंकि वो रिटायर्ड थे। तो ये एक और है, स्टेज ऑफ लाइफ। तो रिटायर, अब यहीं पे आ रहा था मैं कि अगर कोई यंग आदमी कर रहा है तो उसे छोड़ना चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि वो 4 का फिर 8 होगा। बिल्कुल, बट वो 2 का फिर 4 ही रहेगा। देखिए, अगर आप एक्टिव इनकम पे फोकस कर सकते हो, अपनी तनख्वाह बढ़ा सकते हो, नया व्यवसाय कर सकते हो, तो ये फिर आपको SWP करने की जरूरत नहीं है। मेरे काफी क्लाइंट्स आते हैं ना पुष्कर भाई, मैं उनको बोलता हूँ भगवान करे आपको SWP करने की जरूरत ही ना पड़े, कि आप कमाते रहो, कुछ ना कुछ और तरीके से आपको पैसा आता रहे, आपको SWP करने की जरूरत ना पड़े। पर आप एक आदमी की स्थिति समझिए। अभी जैसे मेरे क्लाइंट थी, वो शी इज अबाउट टू रिटायर इन नेक्स्ट 2 years। उनके पास कोई फाइनेंशियल एसेट्स नहीं, उनके पास एक घर ही था। उस घर को उन्होंने करके अब वो ग्रो करा रही है और 3 साल बाद उसमें से SWP करेंगी कि भाई मैं घर नहीं मैनेज कर सकती। शी डजंट हैव हर हस्बैंड, शी कैन नॉट गो एंड मैनेज दैट हाउस। बहुत मुश्किल आते हैं घर को मैनेज करने में। कभी किराए पे नहीं चढ़ रहा है, उनको अपनी जीविका सुरक्षित करनी है। तो लॉट ऑफ थिंग्स विच कैन बी मेड इजी एज कंपेयर टू, भाई आपके पास एक अपार्टमेंट भी होता ही है, आप उसको रेंट पे चढ़ाते हो और बोलते हो मेरी पैसिव इनकम आ रही है। मैं कह रहा हूं ये आपका अपार्टमेंट ही है, आपको कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स दे सकता है। सो यहाँ पर लोगों के लिए मेरे हिसाब से जो टेक अवेज हैं वो इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो इफ यू डू SWP ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट, अगर मार्केट टॉप पर बैठा है और आपने SWP कर दिया, तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना कि अगर मार्केट 20% नीचे आई, हाँ, तो आपका लगाया हुआ 1 करोड़ सीधा 80 लाख दिखेगा। बिल्कुल दिखेगा, जो आपने हो सकता है लाइफ में कभी ना देखा हो। हाँ, वो आपको स्ट्रेस दे सकता है क्योंकि किसी ने 1-1 रुपया करके जोड़ा जी, महीने महीने अंकल ने पैसे कमाए होंगे, सैलरी कमाई होगी और फिर जाके 1 करोड़ हुआ होगा जी जी। तो अगर आपने टॉप ऑफ द मार्केट पे लगा दिया और मार्केट वहां से 20% करेक्ट हो गई, जो कि कभी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, कभी भी हो सकती है, तो वहां पे एक स्ट्रेस है। दूसरी चीज, जो आपने अभी इंडियन मार्केट्स की ग्रोथ देखी है पिछले कुछ सालों में, हम अज्यूम करके चल रहे हैं ऐसी ही चलती रहेगी, पर वो मुश्किल है। बट अगर वो चाइना की मार्केट बन गई या जापान की मार्केट बन गई, तो फिर आप भूल जाने वाली चीज। सही कह रहे हो। तो आप बस अपना ही पैसा निकाल के खा रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। इन दिस केस SIP कैन बी बेटर, क्योंकि ज्यादातर लोग थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने डाल सकते हैं। यस। और तीसरी चीज, स्टेज ऑफ लाइफ। आपको पैसों की जरूरत है, रिटायरमेंट वाली एज पर हो, तो आप SWP कर सकते हो। बट मैं तो अभी बोलूंगा यंग लोगों के लिए तो बेकार की चीज, बिल्कुल बेकार की चीज है। अगर आपकी आपके मुंह से बुलवा दिया हमने बेकार की चीज है। एक्चुअली क्या हुआ पुष्कर भाई, वो ना एक सीन था, किसी ने क्लिप करके डाल दिया। अब देखो मैं भी जब, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, SWP में ना हमारी एक स्ट्रैटेजी है। उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं द वेल एंड बकेट स्ट्रैटेजी। ओके, ठीक है जी। अभी समझिए, आप कहते हैं संजय भाई मेरे को 1 करोड़ की SW करना है, मेरे को SWP नहीं, तो हम आपका 1 करोड़ पूरा इक्विटी फंड में नहीं डाल देंगे। वो ठीक है। हम कहेंगे कि भाई एक काम करते हैं, 3 साल का खर्चा डेट फंड में डालते हैं, ठीक है जी, 7-8% वाले में, और जो बचा हुआ समझो 80 लाख रुपए है, वो 80 लाख रुपए हम कुएं में डाल देते हैं। और वो कुआं क्या अपने आप कंपाउंड करेगा करेगा करेगा। 3 साल बाद जब आपकी बाल्टी खत्म होगी, इसी बाल्टी को लेके जाएंगे, उस कुएं से पानी लेंगे अगले 3 साल का, और इसको भर के छोड़ देंगे, फिर से कुएं को ओपन कर देंगे, वहां कंपाउंड होता रहेगा फिर। तो ये हमारी वेल एंड बकेट स्ट्रैटेजी होती है। अब ये बढ़िया स्ट्रैटेजी है। हाँ, इट इज कॉल्ड द वेल एंड बकेट स्ट्रैटेजी। बट ये भी रिटायरमेंट के लिए, क्योंकि SWP तब करना जिस दिन आप अपने जूते टांग दो और बोलो मेरे को कल से ना बॉस की शक्ल देखनी है, ना मुझे काम करना है, और मैंने ठीक ठाक कॉर्पस बना लिया। राइट, बस। क्योंकि अगेन अगर आप वो बकेट के अंदर जो पैसे रख रहे हो,
पैसा तो इक्विटी मार्केट ही कमा के देगी, डेट तो बस आपका बस ठीक है, पैसे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। सो यहाँ पर एक टेक अवे आप लोगों को मिल चुका है कि SWP कब करनी है। आपको नहीं पता मार्केट टॉप पर है, अगर मार्केट एक सिग्निफिकेंट लेवल पर थोड़ा क्रैश करेक्शन कर देती है तो आप SWP कर सकते हो कि वहां पर आप एक लमसम पैसा डाल रहे हो, क्योंकि लमसम डलता है। दूसरी चीज, मंथली आप पैसे निकाल रहे हो तो ये नहीं है कि 1 करोड़ डाले और 1 लाख रुपए निकालने शुरू कर दिए। आप हर महीने 1 लाख रुपए अगर निकाल रहे हो तो 1% निकाल रहे हो, और मार्केट ने रिटर्न नहीं दिए, फ्लैट रही, तो ये 100 महीने में खत्म हो जाएगा, और अगर गिर गई तो और जल्दी खत्म हो जाएगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह तो रहे हो। आपको देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट आप निकालोगे, सो वो कितने टाइम तक ले चलेगा। SWP कैलकुलेटर्स मार्केट में आप देख सकते हो। देखिए, इसमें मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि SWP में कभी भी 6% से ऊपर मत निकालो। ओके, साल का रूल है, क्लियर। हाँ, बहुत क्लियर, बिकॉज देन इन लॉन्ग टर्म आप टाइम दे रहे हो उसको, वो जो बचा हुआ टाइम है, समझो 9% पे भी कंपाउंड हुआ आपका पैसा, तो 3% तो फालतू मिलेगा। right. तो शायद आपका कॉर्पस इरोड नहीं होगा। हाँ, टाइमिंग के हिसाब से ये हो सकता था कि आपने अज्यूम किया था ये 20 साल चलेगा, उसकी जगह 16 साल चल जाएगा, इतना हो सकता है, या 17 साल चलेगा, जो भी होगा। आइडियली आपको 0.5% से ऊपर पर मंथ नहीं जाना चाहिए, उससे कम रखोगे और भी अच्छी बात है। पर अगर आप बोलो कि नहीं जी मैं तो 1% पर मंथ निकालूंगा, तो भाई फिर आपका खात्मा होना तय है, क्योंकि मार्केट का भरोसा नहीं। मार्केट अगले 3 साल अगर माइनस में चली गई तो वो 12% आप कंज्यूम कर जाओगे और आपका वो कुआं सूख जाएगा। फिर कुएं को भरने का मौका नहीं मिलेगा फिर से। तो इसलिए वेल एंड बकेट स्ट्रैटेजी यूज करो। बकेट में डालो पैसा 3 साल का, और बचे हुए पैसे जो हैं वो वेल में पड़े रहने दो, ताकि वो कंपाउंड करते रहे। परफेक्ट है, आप लोगों को समझ आ गया होगा SWP कब करना है। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जिसपे अगेन एक लड़ाई होगी, रेंट वर्सेस बाय। ठीक है, बहुत सूत्र हो यार। नहीं, अरे आप अपनी चीजों पे कॉन्फिडेंट रहो। आपने अगर बोला है लोगों को कि भैया रेंटिंग इज बेटर, तो रेंटिंग इज बेटर, आप बोलो। देखो, रेंटिंग इज बेटर फॉर अंडर सर्टेन, देखिए हर चीज में अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस होता है। हाँ, वो सुनना वो देखो क्या है कि वॉल्वो बोलता है कि चलो मैं अपना घर बेच के आज से रेंट पे रहना शुरू करता हूँ, आप बताओ आगे। हाँ मैं समझना चाहता हूँ कि क्या फायदा होगा। देखो, मैं फायदे बताता हूँ। रेंट पे रहने के कुछ फायदे ये हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि आपको ना वो जकड़ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप यंग हो, 22 हो, 24 हो, 25 हो, अभी तक आपको लाइफ का पर्पस नहीं मिला, लाइफ में ये क्लैरिटी नहीं मिली कि आपको करना क्या है। आज आप गुड़गांव में हो, कल हो सकता है नोएडा जाना चाहते हो, फिर हो सकता है कल को आप बॉम्बे जाना चाहते हो, फिर हो सकता है दुबई जाना चाहते हो। तो एट दैट टाइम दिस अपार्टमेंट ऑफ योर्स बिकम्स अ प्रॉब्लम कि भाई मेरे को इसको बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ, घर सिर्फ अपार्टमेंट नहीं होता। हाँ, अब मैं वहां भी आऊंगा। ठीक है, ये जो मुंबई वाले लोग हैं या फिर और कोई मेट्रोपॉलिटन सिटीज वाले लोग हैं, ये घर को अपार्टमेंट समझते हैं। आज भी 85% इंडिया के लिए घर होता है। घर मतलब घर, जमीन मेरी और छत मेरी। हाँ, वो घर होता है जी। तो जो मुंबई में रहते हैं वो, हम लोग का तो वही हाल था। हाँ, तो वो घर को अपार्टमेंट समझते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे जमीनें कम है। हाँ, वहां जमीन आप ले ही नहीं सकते, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट 85% जनता जो आपको सुन रही है, वो आज भी चाहे छोटा सा ही बट घर में रहती है ज्यादातर। देखिए, घर में मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जमीन ओन करते हो तो क्या है कि जमीन, व्हाट इज अ घर क्या है? जमीन प्लस कंस्ट्रक्शन। राइट, परफेक्ट। ठीक है, जमीन अप्रिशिएट करती है बिकॉज जमीन स्कार्स रिसोर्स है। राइट। अब वो कब अप्रिशिएट करती है वो पता नहीं होता। कभी कभी 5 साल तक करेगी नहीं, फिर 5 साल बाद अचानक कर लेगी। अब एक हमने जमीन ली थी गांव में 2014 में, वो 2024 में बेची, एकदम सेम रेट पे बेची, जितने में खरीदी थी उतने में बेच दी। हो गया, ठीक है। कभी कभी गलत इन्वेस्टमेंट्स हो जाती हैं लाइफ में, नहीं ठीक से चली वो इन्वेस्टमेंट। सो पॉइंट इज कि जमीन जो है वो अप्रिशिएट करती है लॉन्ग टर्म में, 25-30 साल में। देखिए, बचपन में हम क्या सुनते थे कि किसी के अगर लड़की हुई तो बाप क्या बोलता था कि मैं बेटी के शादी के लिए प्लॉट लूंगा, ये बोलते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ये सोच के बैठे कि बेटी की शादी होगी 22-23 साल की उम्र में, तो मैं आज से लेके 22 साल तक वेट करने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये 22 साल में प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करके मेरी बेटी की शादी लायक करवा देगी, कि उस दिन की जो शादी की वैल्यू होगी। तो यानी कि लॉन्ग टर्म अगर आप रियल एस्टेट में पैसा डालना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म एसेट होल्डिंग की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन हमेशा डेप्रिशिएट करेगी, क्योंकि हर 5, 7, 8, 10 साल बाद, और पहले ये शायद 10 साल बाद वो जीरो हो जाती थी। तो आपका जो रियल वैल्यू है प्रॉपर्टी का वो घर ही है। इसलिए अपार्टमेंट वाले कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जब आप पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रह रहे होते हो, 10 साल हो चुके होते हैं, 15 साल हो चुके हो, तो नया वाला बगल में आता है, उसमें स्विमिंग पूल होता है, उसमें ये होता है, वो होता है, तो पीछे वाले की आपकी वैल्यू उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ती। तीसरी चीज ये है कि मैं लोगों को ये नहीं डिस्करेज करना चाहता घर मत खरीदो, लोगों के सेंटिमेंट्स इमोशंस होते हैं। मैं कहता हूँ इक्वेशन के हिसाब से घर खरीदो। भाई आज अगर आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है, लोग क्या कर रहे हैं कि स्ट्रेस में आके 80-70 हजार की EMI वाले घर लेने लग जाते हैं, चाहे वो प्लॉट के साथ हो नहीं हो, मैं उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहा। तो आपको क्या लगता है पुष्कर भाई कि एक यंग बच्चे को 1 लाख रुपए की सैलरी में 70-80 हजार की EMI देनी चाहिए क्या? राइट नंबर है कि आप 35-40 हजार की EMI के आसपास जा सकते हो,
देखिए दीपक पारेख जी हमारे यहाँ भीष्म पितामह हैं हाउसिंग के, HDFC उन्होंने बनाई थी। उनका एक रूल होता था कि अपनी तनख्वाह का 4 से 5 गुना यानी इनकम का 4 to 5 टाइम्स आप जनरली एक घर ले सकते हो। तो अगर आज कोई व्यक्ति साल का गुड़गांव में 15 लाख रुपए कमाता है तो 60 लाख से ऊपर या 75 लाख से ऊपर जाना उसके लिए थोड़ा अपने लाइफ को टेंशन में डालने वाला हिसाब है। राइट, आई एग्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप घर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंट पे रहने के थोड़े फायदे हैं क्योंकि वो आपको इजी कर देता है। एक तो रेंटल इंडिया में यील्ड बड़ी कम है, 1.5-2-3% के हिसाब से। मैं 4.5 करोड़ के घर में रहता हूँ, 75,000 रुपए भाड़ा देता हूँ महीने का, तो एक अच्छी रेंटल यील्ड पे मेरे को मिल जाता है। सेकंड है मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मैं हो सकता है कल दुबई शिफ्ट करना चाहता हूँ तो मेरे को तो 1 महीने का नोटिस देना है एंड दैट्स इट। उसके बाद मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। मेरे को कोई ब्रोकर नहीं ढूंढना, बेचना नहीं, खरीदना नहीं, कुछ नहीं करना। और तीसरा है कि वो कैपिटल अगर मेरी क्षमता ज्यादा है तो या तो मैं अपने ऊपर निवेश करता हूँ कि मैं खुद की स्किल्स बढ़ा लूं, या मैं ऑब्वियसली मार्केट्स में अगर बेटर कर सकता हूं तो मैं मार्केट्स में करता हूं। अब मैं आपको एक लाइव उदाहरण देता हूं पुष्कर भाई, जो मेरा बॉम्बे में अपार्टमेंट है, फिर से अपार्टमेंट पे आऊंगा क्योंकि मैं अपार्टमेंट में रहता था। वो जब मैं 2008 में नौकरी लगा, उस घर को मैं लोन लेके नहीं खरीद सकता था। मैं लोन लेता ना तो भी वो घर नहीं खरीद पाता। और आज आलम यह है कि मैं उस घर को अपने कैश इन बैंक से, मतलब मेरे म्यूचुअल फंड्स और ये सब से 5 बार खरीद सकता हूं बिना लोन लिए। तो पिछले 18 साल में क्या चीज ज्यादा तेजी से बढ़ी, वो घर या मैं बढ़ा? क्यों? मैंने 2 चीजें की, अपनी स्किल्स पे निवेश किया, अपनी जॉब बेटर करी, अपनी इनकम बेटर करी, और दूसरा साथ साथ में लंबे समय के लिए मार्केट्स में निवेश करता गया, SIP करी, म्यूचुअल फंड्स खरीदे। तो उन्होंने जो मुझे रिजल्ट दिया वो उस घर से ज्यादा अच्छा दे दिया। तो आज मैं चाहूं तो पापा को बोल सकता हूं, पापा मैं आपसे घर ले रहा हूं आराम से, और डाउन पेमेंट करके पहला चेक काटूंगा और 1 मिनट के अंदर ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, मेरा घर मेरा मतलब इमीडिएटली मेरा हो जाएगा। सो मैं सिर्फ यही मुद्दा कहता हूं कि मैथ कर लो। हम कहते हैं लेट मैथ शो यू द पाथ, ठीक है, कि पाथ जो है वो मैथ के हिसाब से करो। एकदम इमोशनल डिसीजन मत लो। ऐसा मत लो कि घर लेने के बाद 2 दिन की खुशी हो गई, सबको पार्टी दे दी, पर जब हर बार EMI का बिल आ रहा है तो उसके बाद आपको समझ नहीं आ रही कि बाकी घर के खर्चे कैसे निकालें। देखो मैं इस पे कुछ चीजें रियल लाइफ एग्जांपल से बताना चाहूंगा। होता क्या है कि इंटरनेट पे ना लोग इस तरीके की रील्स देखते हैं और मान लेते हैं उनके पास पैसे जुड़ भी जाते हैं। चल ठीक है, अब इस पे देखो मैं अपना एक ओपिनियन देता हूँ। लोग ना इंटरनेट पे इस तरीके की रील्स देखते हैं कि भाई रेंट पे रहना चाहिए, अपना नहीं लेना चाहिए। कई सारे लोग जो घर लेना चाहते हैं, पहले बात तो हम मासेस की बात करते हैं इंडिया की, हर कोई करोड़ों रुपए का घर नहीं लेता। ज्यादातर लोग लाखों और नीचे वाले करोड़ों वाले घर लेते हैं, ऊपर वाले नहीं। हम 50-100 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 50 लाख से लेकर 2 करोड़ की रेंज में, ठीक है, इसमें घर लेना चाहते हैं। अब जब लोग लेना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि सारे लोग खुद से अभी से पैसे कमा के घर ले रहे हैं। मैं आपको जेन्युइनली इसमें एक एग्जांपल दूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल। जब मैंने अपना पहला प्रॉपर्टी खरीदा तो मेरे पास उसके पूरे पैसे नहीं थे, मैंने लोन लिया, लोन लेना पड़ा मुझे। लोन मैंने लिया तो मैंने अपने आप को स्ट्रेच किया कि भाई घर पसंद आया और लोकेशन अच्छी है, अच्छी जगह पर पसंद आया है और राइट प्राइस मिल रहा है। दैट वाज अ टाइम ऑफ कोविड। वो घर ले लिया, लोन पे ले लिया। घर लेते लेते ही रियल स्टेट में क्या होता है कि मैं लोगों के फॉर्मूला बताता हूँ, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। अगर लोकेशन अच्छी है वो चीज बिकेगी। लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज मत करना, चाहे महंगा ले लो, क्योंकि महंगा कुछ नहीं होता। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। तो मैंने अगर जो भी एक्स अमाउंट का लिया, वो चीज लेने के विद इन 1 to 2 years डबल हो गई। पूरे गुड़गांव का आपको पता है मार्केट प्राइस पिछले 3 सालों के अंदर ही ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट हर अच्छी जगह का। सो 3 से 4 साल के अंदर जो ये ग्रोथ आई है ना, तो वो हुआ धीरे धीरे करके। मैंने जो पैसे और कमाए, लोन तो चुका दिया। आज वो प्रॉपर्टी एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, उसकी जो कीमत है, अगर मैं उस टाइम पे नहीं खरीदता तो आज मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 3x हो गई है। अब वो 3x की जो चीज है, अब आपकी जो, अगर आप इक्विटी मार्केट की बात करते हो, वो भी बढ़ी है, मैं मना नहीं कर रहा। अब मैं प्रॉब्लम बताता हूँ ताकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, यार ये वाला एग्जांपल काट देते हैं। मैं ना और अच्छा एग्जांपल देता हूँ, काटू या सही था? ये बहुत बढ़िया चल रहा है, सही है, लेट गो विद द फ्लो। बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। अब मैं इक्विटी मार्केट्स की बात करता हूँ। आपने कहा मेरे को इक्विटी मार्केट ने ग्रोथ दी, अब हम देख रहे हैं कि भी कोविड के बाद मार्केट भी भागी है। बट पॉइंट नंबर 1, आप जितना पैसा, आप मेरे वर्ड्स नोट करना, जितना पैसा हम घर खरीदने के लिए लगाते हैं, क्या हम उतना पैसा इक्विटी मार्केट में लगाते हैं? ज्यादातर लोग नहीं लगाते, उनकी हिम्मत ही नहीं आएगी। क्योंकि मेरे परिवार में भी और इंडियन
फैमिलीज में भी ऐसा है, जब वो प्रॉपर्टी ले रहे होते हैं ना तो घर के गहने भी बिक जाते हैं। हमारे यहाँ तो मतलब ये बोला जाता है भाई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो या प्रॉपर्टी ले रहे हो और पैसे नहीं बच रहे तो घर के चाहे गहने बेच दो, बट प्रॉपर्टी ले लो, क्योंकि ये मुश्किल से बनती है। तो प्रॉपर्टी किस्मत से बनती है। रिलायंस का शेयर तो मैं आज भी खरीद सकता हूँ, कल भी खरीद सकता हूँ, थोड़े ज्यादा कम पे। बट अगर प्रॉपर्टी जो पसंद थी, जो कॉर्नर की प्रॉपर्टी थी, जो पार्क के सामने थी, जिसके साथ मंदिर था, वो प्रॉपर्टी दोबारा कहां से लाओगे? वो इररिप्लेसेबल एसेट है, वो इररिप्लेसेबल है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है कि अब अगर वो ले ली है तो अब इसके बाद फायदा क्या होता है? भाई मेरी लव मैरिज हुई, जिन लोगों की आज लव मैरिज हो रही है या मैरिज हो रही है, पहला सवाल क्या आएगा? सर क्या आप रेंट पे रहते हो क्या? घर अपना है? हाँ, घर अपना है। अगर घर अपना नहीं है तो आपका कांटा लग गया है। आप चाहे कितने ही सुंदर हो, आपकी 5 लाख रुपए की नौकरी हो, कोई भी टिपिकल फादर अपनी लड़की नहीं ब्याएगा। अब मैं लव मैरिज की बात करता हूं, पहली लव मैरिज ही नेगेटिव होती है इंडिया के अंदर तो। हाँ। फिर इंटरकास्ट हो गई तो और नेगेटिव, और फिर घर नहीं है तो ये तो मतलब खत्म है। आप समझो, गोली मार दो लड़के को, ज्यादा बढ़िया, शादी कराने से बढ़िया। नहीं, तलाक शुरुआत में ही मैं कह रहा हूँ लोग यही सोचेंगे यार। एक बात बताओ ना, लड़के ना स्टेबिलिटी है, ना लड़के के पास अपना ठिकाना नहीं है हाँ। रहने का, वो लड़की को ले लेके भागेगा। एंड अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। आई हैव सीन दीज एग्जांपल्स। सो जब मेरे फादर की शादी हुई, उस टाइम पर उनके एक फ्रेंड थे जो बहुत स्ट्रगल करी उन्होंने लाइफ में। उन्होंने, फ्रेंड तो बाद में बने, बेसिकली जो सोसाइटी थी उसमें एक लड़की थी, उससे उन्होंने शादी कर ली। कोई फैमिली नहीं मान रही थी, भाग के करी। पहले के टाइम पे यही करना पड़ता था। ठीक है। अब उस लड़के के पास अपना घर नहीं था, वो कहीं बंगाल से किसी जगह से दिल्ली काम करने आया हुआ, वो लड़की वही पटा ली या जो भी आप बोलो, शादी तो हो गई, घर था नहीं। सर आज तक घर नहीं है। I have never seen them happy. Now they have 2 kids of my age. मेरे पापा का फ्रेंड बोल, obviously हाँ, they are not happy. सबसे उधार ले रखा है, कोई फोन नहीं उठाने को राजी। क्योंकि वो क्या होता है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं था उनके पैसे लाइफ में आए नहीं। मेरे पापा बोलते हैं बेटा उनके लाइफ में कई बार उन्होंने ग्रो किया, पैसे बनाए, पैसे जुड़े, बट घर लेते लेते रह गए, लेते लेते रह गए, और फिर वो पैसा खत्म हो जाता है। मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है, जब भी हमारे पास पैसा जुड़ता है ना, चाहे वो म्यूचुअल फंड में ही जुड़ रहा हो सर आपका, आपके पास कोई ना कोई रीजन आ जाता है उसे खाली करने का। सर आज आप भगवान की दया से अच्छा कमा रहे हो, मान लो मैं अच्छा कमा रहा हूँ, क्या सब अच्छा कमा रहे हैं? आज अगर किसी के घर में मेडिकल इमरजेंसी आएगी, और मेडिक्लेम भी नहीं होता यहाँ पे तो लोगों के पास, 3% लोगों के पास, तो क्या करोगे? अगर किसी के पास घर के नाम के पैसे जुड़े हुए हैं तो वो पैसे खत्म होंगे, वो डिप्लीट होंगे, इमरजेंसीज आती रहेंगी। सही कह रहे हो। बच्चा कभी कुछ मांग लेगा, हमारा मन करेगा तो वो पैसे को खत्म कर लोगे। पैसे जेब में उछलने भी लग जाते हैं, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है फिर। सर मैं आपको ये रियल एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे घर में मुझे सिखाया गया है, अगर पैसे आए कहीं से भी जो आपकी मतलब मंथली इनकम से थोड़ा सा भी ज्यादा है, विंडफॉल जिसे कहते हैं, थोड़ा सा भी ज्यादा है, या फिर आप ये मान लो जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उनसे ज्यादा आ रहे हैं, तो इन्हें इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करो। किसी ने अगर कोई प्रॉपर्टी बेची और प्रॉपर्टी के पैसे अकाउंट में आ गए तो इसे इन्वेस्ट करो। हाँ, कल के कल डाल दो। इसमें बढ़ाकर डालना, कम मत डालना। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच दी तो 1 करोड़ 10 लाख 5 लाख 20 लाख 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी दूसरी ले लो, बट इसे खर्च मत करना। घर के पैसे घर में लगने चाहिए। अब इन सारी स्टेटमेंट्स का फायदा क्या है जो मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ? रियल एस्टेट के प्राइसेस they are so volatile, you will never be able to catch. You will never be able to catch. मैं उसका एग्जांपल देता हूँ। आज आप इंडिया के अंदर रेंटल यील्ड को कम कह रहे हैं सर, दुबई के अंदर रेंटल यील्ड आपको पता है 6-7% के आसपास है। आज अगर हम बात करें, आज से 5 साल पहले जो आप दुबई में प्रॉपर्टी लेते थे और आज जो लेते हो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। राइट। जिस तरीके के घर में मैं आज रहता हूँ, दुबई में 50 करोड़ का आएगा, 50 CR। सो एग्जाम्पल इज दिस कि यार इतना एक्सपेंसिव कोई आदमी कैसे लेगा? अब फिर उसका रेंटल अगर आप देखोगे, रेंटल भी बहुत तगड़ा है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आज किसी के पास कैपेसिटी आ जाती है प्रॉपर्टी लेने हुए, आपने बोला कि आप अपने आप को टेंशन में मत डालो, स्क्वीज मत करो, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है जिनके पास बिल्कुल ही फिक्स्ड सैलरी है, जिनकी प्योर नौकरी है, प्योर सैलरी है और कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। बट अगर मैं कहता हूं आप
हल्की सी भी परेशानी लेके घर बना सकते हो ना तो बना लो। आप रिनोवेशन मत कराओ, आप फर्नीचर महंगा मत खरीदो, जमीन ले लो। क्योंकि मेरे भाई इंडिया की पॉपुलेशन है 144 करोड़ और इन सब के बच्चे होने हैं। ये 2 कैमरामैन बैठे हैं, भाई तेरी शादी होनी है, होगी ना, तेरी होगी, बच्चे होंगे, कितने होंगे, फिर भी 2 होंगे, 1 तो होगा या 2 तो करेगा ही। हाँ 2 करेगा, 1 करेगा, देखो 2, हाँ 2। तो अब ये पहली बात तो ये खुद 2 होंगे, हाँ, और फिर इनके भी 2 होंगे, राइट, ठीक है। अब मतलब कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। सो अगर ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड, आपने बोला था, इज अ स्कार्स रिसोर्स, है नहीं, हाँ, लिमिटेड है। जो भी चीज लिमिटेड है, जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा प्रिंसिपल है, जिसकी सप्लाई लिमिटेड, डिमांड ज्यादा, उसके रेट बढ़ जाएगा। यू विल नेवर बी एबल टू कैच, यू विल नेवर बी एबल टू कैच। आज सर हम जहां पे बैठे हैं, इस रोड पे रियल एस्टेट मिलता नहीं है, पॉइंट नंबर 1, है नहीं, जमीन नहीं है ना, मुंबई वाला हाल हो रहा है, जमीन नहीं है। अब जमीन चाहिए तो मुंह मांगे रेट, तो उसी हिसाब से रेंटल भी हो जाता है। तो जो आपने अभी स्टार्टिंग में बोला था रेंटल यील्ड बहुत कम है, आई एग्री, रेंटल यील्ड कम हो सकती है, डिपेंडिंग कहाँ पे आप रह रहे हो, वो एरियाज के ऊपर डिपेंड करता है। बट आज की डेट में जो जितने भी कच्चे के एग्रीमेंट होते हैं ना, जो रजिस्टर्ड नहीं होते, उसमें 10% लिखा होता है हर साल रेंट बढ़ेगा। एंड 90% लोगों के साथ यही हो रहा है। सब 11 महीने का एग्रीमेंट करते हैं, कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं करता। हर वो 11 महीने के एग्रीमेंट के बाद उसमें लिखा होता है 10% रेंट बढ़ेगा। और रेंट पर रहने वाले इतने ज्यादा लोग हैं कि उन्हें मानना पड़ता है लैंडलॉर्ड की कंडीशन को। तो संजय भाई मेरा इस पे पर्सनल क्या टेक है घर वाली चीज पर। देखो होता क्या है, जो हमारी ऑडियंस सुन रही है ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो वो कोई बहुत बड़े बड़े करोड़ों में घर नहीं ले रहे हैं। करोड़ में भी ले रहे हैं तो नीचे वाले करोड़ हैं, ऊपर वाले करोड़ नहीं है। तो वो क्या है कि 30, 40, 50 लाख, आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, तो घर लेना थोड़ा सा आसान है। क्यों आसान है? ऐसा नहीं कि मतलब पैसा कोई दे जाएगा आपको, बट बहुत सारी स्कीम्स हैं तो घर मिल जाते हैं। अब आवास योजना में ज्यादातर अपार्टमेंट्स आएंगे, वो भी मैं समझ रहा हूँ, बट इसमें होता क्या है, जब आप हर महीने रेंट देते हो, तो अगर आप रेंट देखोगे और ईएमआई देखोगे, तो जो मैंने देखा है जनरली, जो भी अपनी कैलकुलेशन लगा लो, जो ईएमआई है वो डबल आती है रेंट से लगभग। मान लीजिए आप जिस घर में रह रहे हैं, आप एग्जाम्पल उसे 4 करोड़ कह रहे हैं, मार्केट वैल्यू हो सकता है उसकी 5 हो सकता है 3 हो, हमें नहीं पता, बट हमें किसी से सुना कि आसपास में ट्रांजेक्शन हुई और उतने का हमने मान लिया उतने का घर होगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप जो घर लेने जाओगे, आप जनरली देखोगे जो भी उसका रेंट आएगा, और अगर आप 20 साल की ईएमआई करा लेते हो, 20 ईयर्स की बात कर रहे हो, तो वो जनरली डबल होगी। आपका 75,000 है तो मान लो 1.5 लाख में आपकी ईएमआई भी हो सकती है। मैं नहीं कहूंगा हो ही जाएगी, ऐसा फॉर्मूले में नहीं आएगा फिट, वो अमाउंट थोड़ा सा बढ़ेगा। रेंट भी बढ़ते रहते हैं ना ओवर इयर्स, ईएमआई नहीं बढ़ती। यही पर मैं आने वाला हूँ। सो व्हाट इज द नेक्स्ट जो मैं बोलना चाहता हूँ, कि जर्नली ऐसा होता है कि रेंट जो है उससे डबल ईएमआई है। अब कोई कहेगा मैं ईएमआई दूंगा तो डबल वैसे देने पड़ेंगे, बट रेंट आज आपका इस साल 75 है। अगर आपका जो लैंडलॉर्ड है वो कह देता है भाई अपने टेनेंट को कि भाई अगले साल में 10% एक्स्ट्रा लूंगा, या 11 महीने का मेरा एग्रीमेंट है, 11 महीने पर 10% एक्स्ट्रा लूंगा, सो 75 नहीं जाएगा, 75 प्लस 7500 जाएगा। सही कह रहे हो। तो आपका रेंट एक्स्ट्रा हो गया, बढ़ गया, बट ईएमआई 20 साल तक वही है। तो आपको पास सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आप थोड़े से साल निकाल दोगे, 4-5 साल निकल गए, तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाती है। रेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जितनी आपकी ईएमआई जा रही है उतना ही। तो अब क्या, वो 4-5 साल का पेन है, 6 साल का पेन है, वो ले लो। अगर वो आप पेन ले लेते हो तो आपका क्या है, वो पेन लेने से घर आपका हो जाता है। अब इंडिया के अंदर क्या है, एक लड़के को अगर शादी करनी है, यहाँ पे 2 कैमरामैन बैठे हैं, अब अगर इन्हें शादी करनी है, तो आप दोनों मुझे बताओ, क्या आपसे पूछा जाएगा जब लड़की वाले देखने आएंगे कि घर अपना है नहीं है? पूछा जाएगा भाई, पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, तो ये पूछा जाएगा घर अपना है नहीं है, तेरे को दहेज कब मिलेगा? वो कहे दहेज पहले लड़की मिल जाए बड़ी बात है, उल्टा ना देना पड़ जाए। देना पड़ेगा भाई। बट अब पॉइंट क्या होता है, घर लेना, मतलब जोक्स अपार्ट, मैं कोई डोरी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट एक एग्जांपल ये है कि कोई भी लड़की वाला
ये देखेगा कि भाई लड़के का अपना Stability ठिकाना हो, है नहीं है, हाँ। स्टेबिलिटी है नहीं, लड़की क्या दर दर भटकेगी, कभी रेंट पे यहाँ पे, कभी रेंट पे वहां पे। सो दे सी कि भाई एक स्टेबिलिटी है, घर है, अपना घर है, ये एक एड्रेस है। आपकी 50 चीजें होती हैं जो आपके घर पे रजिस्टर्ड होती है, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका बैंक, आपकी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आपके घर पे रजिस्टर्ड होती है। जब आप रेंट पे इधर से उधर जाते हो, आप हर बार अपना एड्रेस चेंज कराते रहते हो। तो पता लगा भाई सब जीएसटी नंबर लिया था, वो रेंट पे रह रहे थे वहां पर, अब वहां पर जीएसटी वाले रेड मारने उस घर पे गए। दरवाजा कोई और खोल रहा है। ये तो खैर एक एग्जांपल वाली बात हो गई, जीएसटी उसी को होगा तो पैसे होंगे। ट्रू। बट पॉइंट ये है कि एनीथिंग, आपके घर पे कोई पुराना डेबिट कार्ड एक्सपायर हुआ, वो इन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है जो रेंट पे अलग अलग एड्रेस होता है। तो डेबिट कार्ड उस घर पे पहुंच रहे जहाँ पे हम रह ही नहीं रहे, क्योंकि अब एड्रेस चेंज कराने में ये सारी चीजें मुश्किल है। तो ये बहुत छोटी चीज हो गई, बट बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट इस चीज के ऊपर है आज भी, कि ये आदमी अपने घर में रहता है और ये आदमी कमेलियाज में रहता है रेंट पे। जैसे रेंट पे बोल दिया, वो सारी इमेज कमेलियाज की नीचे आ गई। आप समझ रहे हो, रहता कमेलियाज में है, भाई रेंट पे क्यों कर रह रहा है, तू 10-15 लाख रुपए का रेंट दे रहा है कैमेलियाज में। आज की डेट में अगर आप लेने जाओगे तो मेरे हिसाब से कम 15 लाख रुपए का रेंट होगा, एक अपार्टमेंट का रेंट। और मुंबई में कई सारे अपार्टमेंट्स हैं, इनका रेंट होगा। ऑब्वियसली वो सब खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि वो 40-50 करोड़ की चीज हो गई है, उससे भी ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए वो रेंट पे रह रहे हैं। बट कोई भी आदमी कहेगा भाई तू 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए का रेंट दे रहा है, एक ईएमआई करा ले। ईएमआई करा ले, अगर इतना तू रेंट अफोर्ड कर सकता है तो ईएमआई करा ले, क्योंकि रेंट तो जीरो हो गया। और रेंट ऐसे चलता है जैसे आप सोए और भैया एक दिन निकल गया, राइट, आप सोए और एक दिन निकल गया। अब ईएमआई में क्या है कि आपके पैसे धीरे धीरे कट रहे हैं। ऑब्वियसली स्टार्टिंग ईयर्स में होम लोन में आपका पहले इंटरेस्ट जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा जाता है, बट कुछ ना कुछ प्रिंसिपल तो कम हो रहा है। सो आपकी अपनी चीज है। पॉइंट नंबर 1, आप लोन पर हो, इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेंट पर हो, उस पर प्रॉब्लम है। घर अपना, हाजी अपना है। इसके बाद लड़की वाला ये नहीं पूछेगा लोन पे अपना है, कैश में लिया, अगर लोन है भी nobody is asking, आपका अपना घर है। so you are living in your own house। ये एक सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स, राइट। हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाके भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली सोसाइटी नाम की भी कोई चीज होती है। क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में क्या होता है, एक अपार्टमेंट में ऊपर कौन रह रहा है, नीचे कौन रह रहा है, किसी को मतलब नहीं है। बट ज्यादातर लोग सोसाइटीज में रहते हैं। सोसाइटी मतलब अगर कोई गांव में रहता है तो पूरा गांव उस आदमी को जानता है। कोई आप किसी सोसाइटी में 15 साल से रह रहे थे तो सबको पता है कौन कहाँ पे रह रहा था, राइट। तो वो एक सोशल रिस्पेक्ट होती है, वो लोगों को बहुत मैटर करती है। इनिशियल ईयर्स में नहीं, बट मैटर करती है। सो अब जैसे मैंने बोला कि अभी एक तो सोशल वाला पॉइंट हो गया, वो इमोशनल पॉइंट है आपका, राइट। अब लॉजिकल पॉइंट पे चलते हैं। अगेन, ये जो रेंट वाला कॉन्सेप्ट है, ये कब से शुरू हुआ, जब से इंटरनेट पे रील ज्यादा शुरू हुई, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हर कोई कहता था घर अपना ले लो, बट किसी ने प्रूव किया मैथमेटिकली कि रेंट पे रहना बेटर रहेगा। उसने अपने आप अज्यूम कर लिया। जो भी आदमी इंटरनेट पे बात कर रहे हैं कि रेंट पे रहो, उन्होंने अपने आप ही अज्यूम कर लिया कि रेंटल लीड तो इतनी ही है, पूरे इंडिया की निकाल ली उन्होंने। लैंड एप्रिसिएशन तो है ही नहीं, मतलब क्या ही लैंड एप्रिसिएशन है, उन्हें नहीं, वो इस तरीके से एक एज्यूम करते हैं। मैं कहता हूँ जो एज्यूम कर रहा हूँ ना फिगर्स, वो एग्रीकल्चर लैंड की होगी। जो रियलिटी है वो फार अपार्ट है, एक्चुअल में फार अपार्ट है। क्योंकि अगर आप लैंड एप्रिसिएशन की बात करते हो, कोविड के बाद 3 गुना रेट हो गए। मेरे ऑफिस का एक लड़का, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था एक बार, एक ऑफिस में एक लड़का है, वो एक घर लेने गया। मैं यहाँ पे 2 लड़कों की बात करता हूँ। तो 2 लड़के थे, दोनों के पास ऑफिस में, ये रियल एग्जाम्पल है, ये दोनों जानते हैं उन्हें। तो एक के पास वो रेंट पे रह रहा था कई सालों से, ठीक है, रेंट पे कई सालों से रह रहा था, बट उसे फरीदाबाद में एक बहुत छोटा सा एक अपार्टमेंट दिखा। उसे वो अपार्टमेंट समझ आ गया। उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, बट उन्होंने जैसे तैसे करके वो घर ले लिया। अब वो उसने ले लिया और दूसरे के पास भी पैसे हो गए थे ऑलमोस्ट, ये 2-3 साल हो गए होंगे इस बात को, राइट। तो दूसरे के पास भी ऑलमोस्ट पैसे हो गए थे, मान लो 80% पैसे हो गए थे, बाकी 20% के लिए जोर मारना था। अच्छा, दोनों ऑलमोस्ट कैश बाय आउट कर रहे थे। अच्छा, ऑलमोस्ट कैश बाय आउट। इट वाज नॉट कि मतलब थोड़ा सा 25-30-50% लोन चाहिए था। थोड़ा सा क्या हुआ कि जिससे लिया बिल्डर से, उसने थोड़ा सा महीने की किस्तें बांधी कि तू ले, बट मुझे इतने टेन्योर में पेमेंट दे देना, एंड देन आई विल गो फॉर द रजिस्ट्री, बट यू कैन लिव इन द हाउस, आई विल गिव यू द एग्रीमेंट। ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं, मेरे को पता नहीं, मतलब छोटी साइजेस में हो जाता होगा। तो उसके पास भी पैसे हो गए, इसके पास भी हो गए। इसने एक रील देख ली
कि रेंट पे रहना बेटर, वो रेंट पे कंटिन्यू कर गया 3 साल, इसने अपना ले लिया, इसका अपना भी हो गया, पैसे हो गए थे, जिसके पास पैसे हो गए थे उसके पैसे थोड़े बहुत उसमें डिप्लीट भी हो गए। मैंने बताया था कि मिडिल क्लास फैमिलीज में इमरजेंसीज आ जाती है, हाँ, सही पता नहीं लगता भाई क्या किसी को बीमार हो गया, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, पैसे देने पड़ेंगे। बट उस टाइम में वो 3 सालों में ऑलमोस्ट घर की जो कीमत है डबल से ऊपर हो गई। अब वो पैसे तो उतने ही रह गए, इन्वेस्ट भी करते, तो आप कहते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी रिटर्न दी पिछले 3 साल में, बट क्या इतना बड़ा अमाउंट जितना कोई घर पे लगा रहा है उतना कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा? नहीं कर सकता। वो एफडी करा के रखेगा, भाई ये पैसे बड़े जोड़ के रखे हैं मैंने, अभी मार्केट गिर गई तो क्या होगा? राइट, बढ़ने की हर कोई नहीं सोचता। राइट। सो अब आज की रेट में वो अपने बजट को भी स्ट्रेच कर चुका है, सैलरी भी बढ़ गई है, बट तब भी वो घर नहीं खरीद पा रहा, और जिसने खरीद लिया वो आज सुखी है। सो होता क्या है, इंडिया के अंदर 144 करोड़ लोग हैं, और इन सबकी शादियां होनी है, इनके सबके बच्चे होने हैं, सबके मतलब ज्यादातर यूथ के। 144 करोड़ में बुजुर्ग भी हैं, तो अब ये 2 यंग जवान लोग बैठे, भाई तुम्हारी शादियां होंगी, शादी करोगे पक्का? बैचलर तो नहीं रहना, ठीक है। 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे होंगे, 1 बच्चा होगा, 2 होंगे। बीवी से तो पूछा ही नहीं, कंसेंट नहीं उससे क्या पूछना, मुझे तो 2 करने हैं तुझे 11 करने हो, अगली को नहीं करना बीवी की चलनी नहीं है, ये तो गलत बात है भाई। शादी के बाद समझ आएगा, हमें पता है, बाद में समझ आएगा तुम्हें, बाद में समझ आएगा, 1 2 3 सब समझ आ जाएगा। सो अब इन सब ने 2-2 बच्चे करने हैं, राइट। इसका मतलब है इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी। आज इन्हें भी एक नया घर चाहिए, जिसके पास है उसे और बड़ा चाहिए, जिसके पास नहीं उसे घर चाहिए। तो क्योंकि लैंड स्केयर रिसोर्स है, लिमिटेड रिसोर्स है, तो इसकी वैल्यू बढ़नी है। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा प्रिंसिपल है, विच एवर इज लिमिटेड और उसकी डिमांड है तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसके प्राइस इन्फ्लेट होंगे। अब जो लोग बेसिकली मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि भैया स्काई स्केपर्स आ रहे हैं, वहां पर लोगों को घर का मतलब नहीं पता होता। हम जो मतलब 85% इंडिया है ना, वो घर को जमीन से जानती है। घर का मतलब होता है जमीन, उसके ऊपर घर। मैं उस घर को, आपको चाहे मेरे घर में सिखाया गया, मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आपको चाहे घर के जेवर बेच के लेने पड़े, बट अगर आपको लैंड मिल रही है ना, और आपकी पसंद की मिल रही है, और अच्छे रेट पे मिल रही है, तो आप ले लेना, चाहे उसके लिए आपको होम लोन भी कराना पड़ जाए। अगर आप होम लोन लेते हो, होम लोन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द लोन, सबसे सस्ता मिलता है, 20-20 25-25 साल के लिए हो जाता है। और आप रेंट पे रहते रहोगे ना, तो रेंट पता नहीं कब कहां से कहां बढ़ जाएगा, और उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप रेंट खर्च करते जा रहे हो। तो अगर लैंड मिलती है, क्योंकि मेरे घर में सिखाया गया लैंड किस्मत से बनती है, जेवर का क्या है, कल फिर से खरीद लो, ज्वेलर पे जाओ और नया डिजाइन आ जाएगा, सही कह रहे हो, है ना, सही कह रहे हो। ये ज्वेलरी जो है जब मर्जी बनवा लो, बिल्कुल। आप अगर रिलायंस का शेयर है तो कल खरीद लो, आज खरीद लो, कल तो लिक्विड अवेलेबल है। बट अगर कोई आपने कहा 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी थी जी, पार्क के साथ में थी, मंदिर सामने था, और मैंने कहा यार चल थोड़ा सा रुक जाते हैं, एक रील देख ली थी, रेंट पे रहना चाहिए तो फिर आप सोचते रह जाओगे, वो हाथ से निकल जाएगी, राइट, वो दोबारा नहीं मिलेगी। सो रियल एस्टेट लिमिटेड है। अगर अपॉर्चुनिटी लाइफ में बने कि आप ले पाओ, हमेशा मैंने किसी आदमी को नहीं देखा जिसने मेहनत करके पैसे कमाए हो, उसने रियल एस्टेट लेते हुए वो तंगी में ना आया हो। आते हैं, सब आते हैं, तंगी आती है सबको, बट उन्हीं लोगों को मैंने लाइफ में अमीर बनते हुए देखा है। रियल एस्टेट जो ग्रोथ देता है, मैं आपको जम्स की बात बताता हूँ। आई हैव सीन सच पीपल जिन्होंने मान लीजिए कोई लैंड खरीदी 10 करोड़ की, 30 करोड़ की हो गई, बेच दी, और बड़ी खरीद ली। अब एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, 10 की 30 हो गई सर, 20 करोड़ रुपया कैपिटल गेन्स टैक्स सब लगा लो आप, बट वो टैक्स तब लगेगा जब उसे हम खर्च करेंगे। अगर आप रेजिडेंशियल रीइन्वेस्ट कर देते हो तो टैक्स नहीं लगता, तो लोग टैक्स भी नहीं देते। 20 करोड़ रुपया जिंदगी में कमाने के लिए घुटने घिस जाएंगे। अब वो 10 करोड़ भी कहां से लाएगा, हो सकता है पहले क्योंकि खेत बेचे हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट आप ये देखो उसने करा कैसे। रियल एस्टेट में ऐसी पावर है कि लोगों की वेल्थ ऐसे मल्टीप्लाई होती है कि उस पैसे को जिंदगी में कमाया नहीं जा सकता। रियल एस्टेट का पैसे में जो जंप है, वो जो बंदा जॉब करके धीरे धीरे करके कमा रहा है ना, वो सोच भी नहीं सकता। आप देखो गुड़गांव के अंदर लोगों के पास स्पोर्ट्स कार्स हैं, और पहले इन लोगों के खेत हुआ करते थे। अब वो खेत बेच के स्पोर्ट्स कार आ गई, आप इस पे और मैं डिबेट कर सकते हैं, बट आज भी उनके पास इतने खेत है ना, उस पे अब वो लोग सब समझदार है। हमें लगता है अरे उन्होंने
खेत बेच दिए और स्पोर्ट्स कार ले ली। सब ऐसे नहीं है सर, उनका और भी है। नहीं, उन्होंने दिमाग लगाया हुआ, रेंटल इतना तगड़ा आता है ना। गुड़गांव में ये जितने भी यहाँ के लोकलाइट्स थे, आप उन्हें विलेजर्स बोल सकते हो, जो विलेज के लोग थे, उनके पास लैंड थी, बड़ी बड़ी एमएनसीज आई, यहाँ पे डीएलएफ ने उनकी लैंड एक्वायर करी, पैसे वैसे मुआवजा दिया उन्हें, जो भी दिया, बट इनके सिद्धांतों में है जमीन बिकेगी तो जमीन खरीदनी है, इनको चोलोने लग जाती है। सर मेरे कोच हैं साहब हैं, कोच साहब अपने क्रिकेट के ग्राउंड पे हमें सिखाते हैं, उनके पास ग्राउंड है गुड़गांव में, एक क्रिकेट ग्राउंड की कीमत समझ रहे हो आप? अब क्या हुआ, एक दिन वो मुझे अपने गांव की तरफ ले गए, उन्होंने कहा वहां पे भी ग्राउंड बनाया हुआ है भाई, घर के साथ ही ग्राउंड बनाया हुआ है। ग्राउंड देख के हैरान, अच्छा, बीच में बताते गए पुष्कर भाई ये हमने M3M वालों को बेचा था, ये हमने इन्हें बेचा था, ये लैंड हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की हमारी लैंड है, ये यार ये बेचारे यार यहाँ पे ये छोटी छोटी दुकानें खोल के बैठे हैं, दे देते हैं कुछ भी किराया दे देते हैं, कोई बात नहीं पुष्कर भाई, ये अपने मतलब ठीक है। कितने की जमीन हो गई? मैंने ऐसे पूछा भाई कितने की होगी? होगी 2-4 हज़ार करोड़ की। और तू काम क्यों कर रहा है? कह रहा काम करके पैसे कमाने हैं, जमीन का पैसा तो जमीन में लगता है। बाप, मैंने कहा मैं उसके सामने क्या हूं भाई, कुछ नहीं। और जेन्युइनली बता रहा हूं सर, आप मिलो ऐसे लोगों से जो इतने 1000 करोड़ की जमीन के मालिक है, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप घर पे जाओ, आज भी गाय भैंस बंधी हुई दिख जाएंगी, और वहां पर आपको बड़े प्यार से घर का खाना खिलाएंगे, बिल्कुल उनका क्लियर दिमाग है। लैंड से पैसा आया लैंड में लगाना है, लैंड से पैसा आया लैंड में लगाना है। हमारे शौक मौज हम खुद मेहनत करके कमा के लगाएंगे, थोड़े बहुत पैसे किसी चीज के लिए अगर यूज कर लिए, और रेंटल बनाते जाना है, रेंटल बनाते जाना है। तो क्या करते हैं, जमीन पे कुछ भी रेंटल बन जाता है उनका। कई सारे लोग पीजी चला रहे हैं, अब इतनी सारी एमएनसीज आ गई। हाँ, पीजीज बहुत हर कोई रेंट पे आपकी तरह नहीं रह सकता, पूरे अपार्टमेंट लेके लोग पीजीज में रहते हैं। तो पीजीज बहुत है, और उनके पास पीजी के पीजी है, पीजी पे पीजी है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। तो उनको जो रेंटल इतना तगड़ा आ रहा है, उससे उनकी गाड़ियां आ रही हैं सर, पैसिव इनकम बन गई। गाड़ियां खेत बेच के नहीं आ रही, लोगों को लग रहा है खेत बेच दिए, पैसिव इनकम से आ रही है, पैसिव इनकम से आ रही है भाई। और पैसिव इनकम लोगों की करोड़ों में हो गई है, क्योंकि रेंट ही इतना ज्यादा हो गया। 3 BHK का गुड़गांव में नॉर्मल रेंट हो रहा है 70-80 हजार रुपए, 1 लाख रुपए 3 BHK का। इतना तो दिल्ली में नहीं है, रेंट यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ पर रेंट इतना ज्यादा हो रहा है, अब सोचो उसके पास कितनी प्रॉपर्टीज है। तो इस तरीके के लोग इतनी वेल्थ बना रहे हैं, तो उनकी आइडियोलॉजी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। पुष्कर भाई जमीन खरीदो, और ये हर जो अमीर इंसान है ना, वो यही बोलेगा। जिसके पास, जिसने कुछ लाइफ में सिग्निफिकेंट किया है ना, वो कभी भी जमीन के खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने उससे जो कमाया है ना, सोच वो छू भी नहीं सकता कोई यार। पर हमारे लिए ना क्या हुआ पुष्कर भाई, हम कभी इस तरफ के थे नहीं ज्यादा, तो हमें प्लॉट का तो आइडिया नहीं, हमारे लिए तो अपार्टमेंट इज रियल एस्टेट। सो भी आपने बोला कि अपार्टमेंट इज रियल एस्टेट, आपने काफी टाइम रियल एस्टेट में काम भी किया है, लोगों को भी लगता है अपार्टमेंट इज रियल एस्टेट। जो लोग अपार्टमेंट बना रहे हैं ना, मैंने पिछले 5 साल पहले एक आदमी से मिला था जो गुड़गांव के अंदर बिल्डर फ्लोर्स बना रहा था। अभी उसने अपना हाई राइज लॉन्च किया। सर हाई राइज कौन लॉन्च करता है? जिसके पास पैसे होते हैं। उस आदमी को ना मैंने रियल एस्टेट से एक्चुअल में बहुत बड़ा पैसा बनाते हुए यार, मैं ना इंस्पायर हो जाता हूँ ऐसे लोगों से, क्योंकि आप ट्रांजैक्शन की वैल्यू देखो। अगर कोई आज एक बिल्डर फ्लोर बना रहा है कि एवरेज इन बिल्डर फ्लोर 4 BHK 5 करोड़ रुपए, बिल्डिंग की वैल्यू 20 करोड़ रुपए, वो आदमी 10 प्रोजेक्ट चला रहा है 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ रुपए कोई घर से जेब में लेके नहीं आता, धीरे धीरे करके बनाते हैं। नहीं, 200 करोड़ सेल वैल्यू है, उसमें लागत लगी होगी मुश्किल से उसकी बहुत कम लगी होगी, उसकी साथ लागत 120 करोड़ रुपए की लागत होगी, मान लो 80 करोड़ का मुनाफा हुआ। बट ये वाला साइकिल देखा ना आपने, इससे पहले उसने कहां से शुरू किया होगा? हो सकता है पहले एक बिल्डिंग बनाई आधी, हाँ एक बिल्डिंग बनाई होगी, पहले कॉन्ट्रैक्टर होगा, पहले कुछ भी हो, तो 10 करोड़ से उसने शुरू किया, 15 करोड़ का बेचा, 14 करोड़ का बेचा, और इसमें कभी कभी जैकपॉट लग जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो तो देखो, मैं पुष्कर भाई इसमें क्या, कोई भी पिच पे आप रहो। अब आप ये एग्जांपल ले रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी पीछे 2 लड़के जयपुर से, ठीक है, बोर हो रहे थे कोविड में, उन्होंने एक बिजनेस चालू करा। बिजनेस क्या चालू किया पता है? यूएस में एक ब्रांड है द ऑर्डिनरी, वैसा एक ब्रांड बना दिया इंडिया में, द मिनिमलिस्ट। ओके, स्किन केयर, ठीक है, 50 प्रोडक्ट बनाए, ये शुगर फुगर ये सब लोग 200 प्रोडक्ट 300 प्रोडक्ट बना के बैठे हैं। उसकी मार्केटिंग करी, ब्रांडिंग पे फोकस किया, 5 साल धंधा किया,
ब्रांड बेच दिया और अभी 3,000 करोड़ में कंपनी बेच दी, 350 करोड़ का रेवेन्यू था। भाई लोगों के पास 61% शेयर है, दोनों के पास मिला। क्या बात है। 3,000 करोड़ का 61% कितना होता है? 1,800 करोड़। यही जाके अब कमेलियास में घर लेंगे 100-150 करोड़ का। बिल्कुल लेंगे, कैपिटल गेन बचाने के लिए। कैपिटल गेन बचाने के लिए भी ले सकते हैं। प्लस मैं कह रहा हूँ कि यही औकात है, यही कर पाएंगे अफोर्ड, क्योंकि इनके हाथ में शुद्ध 1,500 करोड़ रुपए अभी तक हाथ में आ चुके हैं, 300 करोड़ अगले 2 साल में आएंगे। राइट। पॉइंट क्या है सर कि हर चीज में अगर आप पिच पे रह गए, आपने जिसका एग्जांपल है वो पिच पे रह गया ना, कि भाई रियल एस्टेट चालू किया तो रियल एस्टेट में रह गया। हम जैसे ओबरॉय रियल्टी है बॉम्बे में, मैं उनको कब से देख रहा हूँ, मतलब 2000 पहली बार मैंने उनके बारे में जाना था, उससे पहले से वो काम कर रहे हैं। आज उनकी एक दिन की किराए की इनकम 1 करोड़ रुपए। हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पर एक दिन में 1 करोड़ रुपए खीसे में गिर जाता है। होटल है, मॉल है और कमर्शियल है, स्कूल है, सब कुछ है, उसका मिला के एक खोखा दिन खत्म हुआ, एक खोखा अंदर नेट। तो पॉइंट क्या है, पिच पे बने रहे। आप कोई भी पिच पे बने रहो अच्छे से, तो आपका अच्छा होना भी है। 5 साल में अगर 2 भाई मिलके इतनी प्यारी एंटिटी बना के एक HUL जैसी कंपनी को उन्होंने 3,000 करोड़ में बेच दिया, तो यू कैन इमेजिन कि भाई मेहनत हुई, या फिर उन्होंने पिच पे बने रहे, उन्होंने एक अच्छा बिजनेस क्रिएट किया। तो माय पॉइंट इज कि कोई भी चीज करोगे उसमें वैल्यू बनेगी। ये आपने बोल दिया रियल एस्टेट का व्यवसाय, पर अब रियल एस्टेट नहीं, मैं रियल एस्टेट के व्यवसाय में तो जा ही रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे मैं पर्सनली इंस्पायर होता हूँ। बट मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था लैंड के मल्टीप्लिकेशन का, बिल्कुल होती है कि भाई 10 के 30 होते हैं, 1 के 3 होते हैं। हाँ। और वो 1 करोड़ के 3 करोड़ बनाने में आपको और जगहों पर बहुत टाइम लग जाता है। अब देखो, मैं आपको रियल एस्टेट प्रमोट करता हूँ, क्यों दिखता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बस लास्ट में समराइज करते हुए मैं ये बोलूंगा कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर घर की अपॉर्चुनिटी मिलती है, लैंड की, चाहे छोटा हो, बट वो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके ले सकते हो ना, ले लो, क्योंकि रेंट आपका जाता रहेगा और EMI जो है वो एक ही जगह पे रहेगी 20 साल के बाद भी, और आप अपना घर ओन करोगे। जब पैसे बीच में आ जाएं तो आप जल्दी अपनी EMI चुका सकते हो, तो आपका होम लोन जल्दी खत्म हो जाएगा। बट घर लेना मेरे हिसाब से एक वाइज डिसीजन है। अपार्टमेंट्स के लिए मैं कोई आगे स्टेटमेंट देना नहीं चाहूंगा। रीजन क्या है, मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं बस इतना बोलूंगा। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो लैंड है वो जैसे कुंवारे लड़के की शादी है। ओके, ठीक है, और जो अपार्टमेंट की सेल है, लैंड की सेल हो गई कुंवारे लड़के की शादी, और अपार्टमेंट की सेल हो गई कि जिसका डिवोर्स हो गया उसकी शादी। ओके। तो अपार्टमेंट की सेल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अपार्टमेंट में प्राइसेस का उतना एस्केलेट होना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू लैंड। उसका रीजन क्या है ना, क्योंकि हर बार नए अपार्टमेंट आ जाते हैं। हाँ, तो उसमें ज्यादा एमिनिटीज होंगी, फैसिलिटीज होंगी, नया मॉडर्न बना होगा, तो लोग उधर शिफ्ट करते हैं, उस चीज की ज्यादा वैल्यू हो जाती है, और पुराने वाले की वो झज्जर होने लग जाता है। मैं तो लोगों को बोलूंगा, जैसे अगर आप अपने घर में रहते हो और उसके बावजूद भी अगर आप कोई लैंड खरीद सकते हो ना, तो लैंड फ्लिपिंग को समझो, इसमें अपॉर्चुनिटी है। मैं तो बस इतना बोलूंगा, देयर इज अपॉर्चुनिटी। इंडिया लैंड फ्लिपिंग हैज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट अगेन इसमें जो अभी हमने पिछले जैसे 2000, मैं रियल एस्टेट में बहुत साल रहा, तो मैंने ये देखा कि इस टाइम पे ना लोग ज्यादा ओवर अग्रेसिव हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, उनके पास 100 रुपए होंगे ना, तो वो 10 बयाने दे देंगे। मेरे को आज भी याद है, मैं एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करता था। अच्छा, वो वही बंदा होता है जिसने रियल एस्टेट से बहुत पैसे कमाए होते हैं। हाँ, उसको लगता है यही तरीका है। 10 बयाने कौन देगा? वो ट्रेड 10 वो मारेगा ना, जिसे लगेगा ट्रेड में अरे पैसा एक बार बना था, 2 बार बन गया, 3 बार बन गया, आप 10 बार कर लो। तो इसमें क्या हुआ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं एक बार जब मैं रियल एस्टेट में था दिल्ली बेस्ड एक कंपनी में, तो एक बंदा आया, उसको हमारे यहाँ प्रॉपर्टी लेनी थी, तो उसने सिलेक्ट की, उसको अच्छा लगा, बोलते सर मैं ना कल आता हूँ। जब वो अगले दिन आया ना, उसके पास एक बड़ा सा थैला था, बोलता सर ये मेरे 35 अलॉटमेंट लेटर हैं, मैंने 35 प्रोजेक्ट में घर लिए हुए हैं, कहीं इधर इस सेक्टर में लिया, कहीं इस सेक्टर में लिया, कहीं इस सेक्टर में लिया, और सब जगह मैं 10-10% देके बैठा, और प्रोजेक्ट आगे मूव नहीं कर रहे, ना वो मेरे पैसे वापस कर रहे हैं, ना वो घर की वैल्यू बढ़ रही है। फिर मैंने सोचा था, नहीं देखो वो क्यों कह रहा था, क्योंकि जब उसने 2004 में ये काम किया, 6 में ये काम किया, 8 में ये काम किया रादर, तो ही मेड मनी, तो उसको लगा 14 में भी सेम इक्वेशन बैठेगी। अब वो 14 में इक्वेशन बैठी नहीं वो वाली। एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ वो टोकन मनी देके ना, हाँ, वो आगे सेल करने की सोचते हैं। बिल्कुल, वो कॉल ऑप्शन की तरह जैसे कॉल ऑप्शन का प्रीमियम ले लेते हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं रियल एस्टेट में। हाँ, तो जस्ट इमेजिन क्या होगा उनका। मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो भी करें थोड़ा मैथ को देख लें। अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले रहे हैं, तो अगर आप जमीन के साथ ले रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैथ कर लें। ऐसा ना हो जाए कि EMI आपकी 80% जा रही है, ठीक है, आप कहते हैं कि भाई 40 ना जाए तो 50 चली जाए, 50 ना जाए तो 65-60 तक चली जाए, पर एक बार उससे ऊपर जाएगी फिर आप खुश नहीं रह पाओगे बचे हुए से। आई टोटली एग्री विद दिस कि भाई अगर खर्चे बहुत ज्यादा होंगे तो आप कहाँ से खर्चा करोगे, राइट, घर लेते हुए रह जाओगे। बिल्कुल, वो पॉइंट ठीक है, बट वो
उसके अंदर क्या होता है, मुझे पर्सनली अभी भी ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर जो ज्यादातर लैंड की ट्रांजेक्शंस होती है ना, वो तब होती हैं जब कोई और कुछ छोटी चीज बेच के करता है, हाँ। और बड़ी चीज आती है, तो या फिर उनके पास सिग्निफिकेंटली काफी सालों से पैसे जोड़ते आ रहे थे और अब मन बना चुके हैं घर खरीदने का। यस। तो मन वही बनाता है, इसके पैसे होंगे। एक बात बताओ ना, आप फरारी का मन बना रहे हो? नहीं, क्योंकि हमें पता है नहीं खरीद पाएंगे। अब अगर मतलब वो क्या है कि बात सिर्फ उसके पैसे की नहीं है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। मतलब समझ गया, पूरा इकोसिस्टम भी तो चाहिए उसको मैनेज करने का, एग्जांपल हो गया वो। तो पॉइंट ये है कि भाई मैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहा, मेरे पास उतने सरप्लस पैसे नहीं है, सरप्लस। राइट। जब मेरे पास सरप्लस होंगे भाई 100 200 500 करोड़ आपके पास पड़े हैं, चल ठीक है, तब देख भी लेते हैं, सही करो, वो सरप्लस के लिए हो गया। बट जब रियल एस्टेट की बात आ रही है, जो आदमी घर प्लानिंग कर रहा है, तो यहां पर ये चीज होती है, भाई पसंद 1 करोड़ वाला आ रहा है और बजट 50 लाख का। अब मैथमेटिक्स करना समझ आता है। राइट कि पसंद आ रहा है, बट अगेन थोड़ा सा स्ट्रेच करके ही घर लेना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगा। नहीं, मैं आई एम थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल। तो वही है कि अगर आपका गोल्डन रूल है कि 40% आप ईएमआई दे सकते हो सैलरी, हाँ, तो 60 तक, तो आप 60 तक चले जाओ। बट 80 चलेगा, 85 चलेगा, तो फिर आप जी नहीं पाओगे। और मैं बता रहा हूं पुष्कर भाई, आप और हम एक्टिव इनकम बढ़ाने का सोचते हैं, पर एक व्यक्ति जिसके ऊपर स्ट्रेस होता है ना कि उसको सिर्फ 15% में घर चलाना है या 20% में घर चलाना है, वो एक्टिव इनकम के बारे में फिर फोकस नहीं कर सकता। उसका स्ट्रेस ये रहता है मेरी नौकरी ना चली जाए, बस इस वाली को बचा लूं। तो वो मानसिकता डेवलप करने के लिए वो स्पेस चाहिए। अगेन इस पे एक और प्लस पॉइंट क्या है बोलने वाला, कि मैंने कई सारे लोगों को देखा है, देखो जॉब्स डेफिनेटली आर देयर, बट इतनी तो है नहीं, तो हर आदमी जॉब भी नहीं करता, कई सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड भी हैं। यस। अब वहां पर एक वॉलेटिलिटी होती है, कभी पैसे आते हैं, कभी नहीं आते। सही कह रहे हो। सैलरी में चलो पता तो है कितने आएंगे और ईएमआई चली जाएगी। राइट। तो जो कैलकुलेशंस इंटरनेट पर लोग दिखाते हैं, वो सब सैलरीड के हिसाब से, सैलरीड के लिए ज्यादा है, सैलरीड के हिसाब से ही दिखाते हैं कि वो लेके चलना फिक्स जाएगा ही आएगा। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं जो अलग अलग तरीके से चल रहे हैं, बट एक चीज इनएविटेबल है, वो ये है कि लैंड के प्राइसेस बढ़ेंगे। मैं आपको आज ये बोल के दे सकता हूँ कि लैंड के प्राइसेस बढ़ेंगे। हर चीज करने के लिए लैंड चाहिए, कोई फैक्ट्री डालने के लिए लैंड चाहिए, खेती करने के लिए लैंड चाहिए, शादी करने के लिए लैंड चाहिए, तो लैंड तो चाहिए ही, रहोगे तो कहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल है। और वो खत्म हो जाएगी तो मार्स पे जाना है। नहीं मार्स पे तो जाना है, आजकल दुबई की तरह वो पाम बना देंगे और समुद्र में भी, पर उसे बनाने के लिए भी बहुत एफर्ट चाहिए, बहुत कैपिटल चाहिए। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मुझे पर्सनली लगता है कि अगर रेंट आप जो भी पे कर रहे हैं उससे डबल पे आप ईएमआई ले सकते हैं। अब ईएमआई पे कई सारे लोग ईएमआई पे क्यों नहीं जाते, बस ये लास्ट है पॉइंट, क्योंकि लोगों का सिबिल स्कोर नहीं होता, लोन ही नहीं मिलता, लोन रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर वो एनबीएफसीज की तरफ जाते हैं, लोन थोड़े महंगे होते हैं, वहाँ 12-13% का रोल हो जाता है, महंगे हो जाते हैं। तो लोग सोचते हैं यार एनबीएफसी पे जाना पड़ेगा, मेरे को मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लोन नहीं मिलेगा, ये सब क्वेश्चंस हैं। सो अगर आप घर प्लान कर रहे हो तो इसे आप 3 साल एडवांस प्लान करके चलो, कि मेरे सिबिल इंप्रूव कैसे हो सकता है। मैं कोई छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड बनवा के अपना सिबिल स्कोर इंप्रूव करूं, मैं किस तरीके से, जो मेरी सैलरी आ रही है वो कंसिस्टेंट आ रही है नहीं आ रही, आपकी जो भी इनकम है वो आपके खाते में दिख रही है नहीं दिख रही, क्योंकि इंडिया में जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो कैश में डीलिंग करते हैं। राइट। पैसा तो कमा रहे हैं 2 लाख, बट अकाउंट में 20,000 नहीं है, लोन कैसे मिल जाएगा? सही कह रहे हो। तो ऐसा कर रहे हैं लोग, तो आपको अपनी ना वो प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, जो 3 साल बाद करना है वो आज से चालू करना पड़ेगा। सही कह रहे हो। सो तीसरी लड़ाई हमारी, जैसे आपने बोला आपको एसडब्ल्यूपी का ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं लोग, मेरे को ईटीएफ का ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। जब ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड की बात आती है, आप बताइए व्हाट इज बेटर? देखो इसमें दोनों के अपने फायदे और नुकसान है जी। म्यूचुअल फंड जो है वो एक पैसिव इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के लिए ठीक है। एक व्यक्ति है, नौकरी करता है, उसको हेडेक नहीं चाहिए, उसने महीने की 20,000 की एसआईपी करनी है, तो उसने 4 तारीखें सेट की हुई हैं, कुछ 2-3 म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किए हुए हैं एज पर हिज गोल्स, और उन तारीखों पे उस पर डेबिट हो रहा है। अब कभी मार्केट ऊपर होगी कभी नीचे होगी, तो वो उस हिसाब से यूनिट्स खरीदता रहेगा, जैसे हम रुपी एवरेजिंग कहते हैं। ईटीएफ मुझे लगता है उस व्यक्ति के लिए ठीक है जो थोड़ा सा एक्टिव होना चाहता है, जिसको थोड़ा सा पता है कि भाई मैं किस टाइम पे खरीद सकता हूँ, बिकॉज ईटीएफ में आपको फायदा ये मिलता है कि आप दिन के दौरान कभी भी खरीद बेच सकते हो उसको जी। म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको वो 3 बजे से पहले या 2:30 बजे से पहले कुछ कट ऑफ होता है, उससे पहले आपको एंट्री मारनी पड़ती है, नहीं तो आपको अगले दिन का एनएवी मिल जाता है। कुछ दिनों में इशू हुआ था 4 तारीख जून को, लोगों को फायदा ही नहीं मिला, दे कुडंट गेट दी एनएवी, तो वो सब इशू हुए थे। तो आई थिंक म्यूचुअल फंड अगर आप पैसिव हो, लॉन्ग टर्म में बहुत बहुत लंबे समय के लिए हो, 10 साल 15 साल के लिए, तो आप म्यूचुअल फंड में डालते रहो। और अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग या फिर थोड़ा बहुत सिप ऑन डिप जिसे हम कहते हैं वो यूज करना चाहते हो, तो ईटीएफ मेरे हिसाब से बेटर है।
आपको इजीली आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और ETF में क्या होता है, ETF में एक एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है, तो ETF एक जनरली एक इंडेक्स को मिरर करता है, वेयरएज म्यूचुअल फंड्स में आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप थोड़ा एक पर्टिकुलर, अगर फंड मैनेजर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई कर रहा है, तो आप उसके फंड में डाल सकते हो, जिसमें एलोकेशन वो खुद डिसाइड करता है। राइट। तो ये है। कई सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि वो SIP को ETF में भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सो आपके अपने ब्रोकर पे चेक कीजिए, आपके ब्रोकर्स, कई सारे ब्रोकर्स ETF में भी SIP प्रोवाइड करते हैं। राइट। तो जैसे आपके म्यूचुअल फंड में आपकी एक डेट सेलेक्ट हो जाती है, 2000, 5000, 10,000 जो भी आप SIP करते हो, वो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ETF के बेनिफिट जो आपने सबसे पहले बताया कि भाई अगर मार्केट में प्राइस गिरता हुआ दिख रहा है और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये ठीक प्राइस मिल रहा है, तो मैं उसे वहीं पे खरीद सकता हूँ। यस। पॉइंट नंबर 2, बेच सकता हूँ। अगर मार्केट गिर रही है और मुझे लगता है यार मुझे बेचना है, तो मैं अभी लिमिट ऑर्डर मार के बेच दूंगा या मार्केट ऑर्डर मार के बेच दूंगा। सही कह रहे हो। Which is not possible in विद mutual MFs fund. नहीं है, वो तो दिन के NAV के हिसाब से है। So आप लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से कर रहे हो, दोनों बेटर है, बट स्टिल ETF की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप क्या कर रहे हो? मैं तो संजय सर हमसे मिल लिए, हाँ, और उसके बाद हम ETF पे चले गए। तो ETF पे चले गए। नहीं, मैं आपको अभी भी बताता हूँ, मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट महीने का SIP करता हूँ। राइट। और वो वहां मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगा था, और ऑलमोस्ट उसका आधा मैं ETF सिप ऑन डिप करता हूँ। वेरी गुड। तो मतलब अगर मेरा X अमाउंट समझो ₹1,00,000 SIP जा रही है, तो ₹50,000 में फिर ETF सिप ऑन डिप। बहुत जल्दी ये ऑपोजिट हो जाएगा और डिप ज्यादा आ रहा है, डिप बहुत आ रहा है। नहीं, बात डिप बहुत आ रही की नहीं है। देखो दोनों अप्रोच अलग अलग है। हाँ, एक मंथली एवरेजिंग हो रही है, एक डेली एवरेजिंग हो रही है। हाँ। डेली एवरेजिंग जो आप कर रहे हो, जब आप उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखोगे तो आपकी बेटर रहेगी, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। देखो अगर आप डिप पे खरीदते ही रहते हो तो आपको बेनिफिट मिलना ही मिलना है। बात यह है, जैसे मुझे महीने की मान लो ₹1,00,000 की SIP करनी है, तो ₹1,00,000 एक बार में डालने हैं। अब वो 1 तारीख जो भी हमने सेलेक्ट करी, 5 तारीख पैसे कट जाएंगे अकाउंट से, तो वो जो भी रेट होगा मिल जाएगा। अब वो पूरे महीने में मैंने सोचा ₹1,00,000 डालने हैं, तो मैं उसे 20 से डिवाइड कर दूंगा, और 20 से डिवाइड करने के बाद मैं ये देखूंगा भाई मुझे रोज थोड़े थोड़े पैसे डालने। सही कह रहे हो। देखिए MF में भी ये अपॉर्चुनिटी है, पर जैसे आप 5 या 6 डेट्स होती हैं जिसमें आप डाल सकते हो। तो आपने एक MF ले लिया जो आपने 1 तारीख को डाल दिया, दूसरा MF आपने 7 तारीख को डाल दिया, तीसरा MF आपने 14 तारीख को डाल दिया। आप वही रहे हो। हाँ, कर तो आप वही रहे हो, बट हाँ उसमें आपका पॉइंट ETF के लिए सही है। वो लिक्विडिटी के एंगल से, आपको इमीडिएट डिसीजंस के एंगल से वो थोड़ा सा इजी पड़ता है। सो सिप ऑन डिप इज बेटर जब मार्केट गिर रही होती है, एवरेजिंग अच्छी होती है, बट जब मार्केट भाग रही होती है ना, तो डिप्स ही नहीं मिलेंगे आपको। डिप ही नहीं मिलता। तो ठीक है, मतलब एनीवेज, तो मेरा यहाँ पर लॉजिक ये है कि मैं ETF को बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ। यस। एंड कई लोगों को लगता है कि ETF प्रमोट करने के मुझे पैसे मिलते हैं। बट भाई देखो उल्टा है, वैसे MF के मिलते हैं जनरली तो। ये इन्होंने पोल खोल दी। क्योंकि म्यूचुअल फंड, देखो आई एम ऑफिशियल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, मेरे पास ARN लाइसेंस है यार जी, तो मैं मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करके पैसे कमा सकता हूँ। जी जी। बट ऑल्दो मैं लोगों को बोलता हूँ यार वो तुम पैसे जिसे दे रहे हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी हैं, तुम बचा लो यार, तुम ETF करो, पैसे बचेंगे तुम्हारे। तो आपका ETF की कॉस्ट भी कम है, एक्सपेंस रेशियो कम है, एंड वो पैसिव इन्वेस्टिंग है, और पैसिव में आप अलग अलग ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल सही है। आपका वीडियोस काफी सारी हैं। हाँ, EV का है, कोई आपका CPSC है, कोई आपका इंटरनेशनल है, आपको देश के बाहर अमेरिका में डालना है, हांगकांग में डालना है, वहाँ के भी ETFs अवेलेबल है। और अभी तो मुझे लगता है ETF मार्केट बहुत इमेच्योर है इंडिया में। मैं जब US की ETF मार्केट से कंपेयर करता हूँ उसको और देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ यार ये तो बहुत अभी दूर जाना बाकी है। US तो पता नहीं क्या कर रहा है। अभी तो मैं देख रहा था वहाँ क्रिप्टो का एक ETF है, इतना अच्छा उसने परफॉर्म किया। अगर आपको किसी को, देखिए क्रिप्टो में आज सबको थोड़ा लालच आ रहा है कि चलो कुछ करते हैं, बट मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ₹100 तो ₹5 से ऊपर क्रिप्टो करो मत। और अगर ₹5 में भी क्रिप्टो कर रहे हो ना, तो उस 5 में भी ₹4 जो है वो बहुत A ग्रेड कॉइन्स में डालो, जहां आपको मतलब जो सुने हुए कॉइन्स है, जिनमें लॉन्जिविटी है, बचे हुए में आप डाल सकते हो। और अगर आप इसको ETF के थ्रू डाल दो तो थोड़ी सेफ्टी होती है, बिकॉज एटलीस्ट यू नो कि वहां पे कोई बैठा एक एलोकेशन किया है, किसी ने लॉजिकली कुछ काम किया हुआ है, और एक ब्रांड नेम एसोसिएटेड है, तो वो ऐसे मरने नहीं देंगे। और बास्केट कभी जीरो नहीं होता, मतलब ये एक नियम है। अगर आप निफ्टी 50 भी देखता हूं तो कोई एक स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है, और वो भी हमने देखा हिस्टोरिकली 10-10, 20-20, 30-30 साल तक कभी कभी वो कॉम्पोजिशन ही नहीं बदलता, तो वो बास्केट जीरो नहीं होता। और अगर आप इंडिविजुअल को कॉइन पे या स्टॉक पे करते हो तो ऑब्वियसली चांस होता है कि अभी जैसे पीछे सिंटेक्स करके कंपनी वो जीरो हो गई, BCG करके कंपनी भी बहुत क्रैश कर गई। चलो एक और फाइट यहाँ पे कर लेते हैं, जो क्रिप्टो की बात आपने करी। देखो क्रिप्टो में आप क्या कर रहे हो, क्रिप्टो में आप
रिस्क ले रहे हो अपने 5% फंड से, जो आपने बोला। हाँ। अब अगर आपने लार्ज जो कैप क्रिप्टो है उसमें पैसे लगा दिए, तो जो आपने ग्रोथ सोची थी ना उस 5% से एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। वो तो होगी नहीं, वो होगी नहीं। तो अगर आप रिस्क ले ही रहे हो 5% का, तो फिर वो रिस्क पूरा होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही बेकार चीजों में लगाओ, बट जो लार्ज कैप है उसके अंदर ग्रोथ, और स्मॉल कैप में जो आपको, बट इसमें क्या ना, वायबिलिटी कितनी बड़ी है डिपेंड करता है। कितनी बड़ी है, मतलब आपको क्या लगता है जो भी प्रोजेक्ट बिहाइंड द क्रिप्टो वो कितना टाइम चलेगा। सही कह रहे हो। सो आई एम नॉट वेरी प्रो क्रिप्टो, बट मतलब आई स्टिल स्टडी इट। सो कहने का मतलब, जैसे एग्जांपल है टेलीग्राम का एक कॉइन है टॉन। सो मुझे लगता है जब तक टेलीग्राम रहेगा जब तक टॉन रहेगा। सही कह रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। सही कह रहे हो। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ऐसा मुझे लगता है। अब आपने ETF की बात करी थी, तो अमेरिका इतना आगे ETFs में, इंडिया तो अगले 50 साल में पहुंचेगा शायद, ऐसा लगता है। मतलब 50 ज्यादा बोल दी यार, बट पॉइंट इज दिस, जैसे अभी ट्रम्प कॉइन लॉन्च हुआ डोनाल्ड ट्रम्प का, पीछे देखा, उसने पूरी जिंदगी में इतना पैसा कमाया होगा इतना अभी इन्होंने ट्रम्प कॉइन लॉन्च करके लोगों का पंप एंड डंप करके कमा लिया। राइट। बट ट्रम्प कॉइन का ETF लॉन्च कर दिया। अच्छा। अब आप कह रहे हो मल्टीपल कॉइन्स होंगे, मुझे नहीं पता उस कॉइन में क्या है, उसके ETF में क्या है, बट ट्रम्प कॉइन का ETF लॉन्च हो चुका है US में। अरे वाह। सो दे आर सो प्रो इन ETFs, हर चीज का ETF है वहां पे। आप चीज बोलो उसका ETF है। तो इंडिया में क्या है कि जैसे मुझे खुद कुछ चीजें हैं जिसके ETF नहीं मिलते। एग्जाम्पल, मुझे जापान की मार्केट में इन्वेस्ट करना, कोई ETF नहीं है। सो एग्जाम्पल है ये, ठीक है। मुझे मेटल में इन्वेस्ट करना है, सिर्फ गोल्ड सिल्वर में नहीं, सारे मेटल्स में एक साथ इन्वेस्ट करना है। मेटल का ETF नहीं है अभी तक, आज तक, जिस दिन तक वीडियो बना रहा हूँ। सो ये तो इतनी बेसिक चीज हो गई कि मेटल का ETF बन सकता है, कोई भी कंपनी लॉन्च कर सकती है। तो जैसे ऐसे लोगों को अवेयरनेस आएगी और डिमांड बढ़ेगी, तो ETF भी आएंगे, और ETF की कॉस्ट बहुत कम है। Yes. तो लोग इतने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे कि मार्केट के थोड़े बहुत गिरने से उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल, आज इंडियन मार्केट्स गिरी, आज जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं सिग्निफिकेंट गिरी, ठीक है। मेरे पोर्टफोलियो में चाइना की मार्केट भी है, आप चेक करो 3% बढ़ी हुई है। तो यहाँ पर 1% इंडियन मार्केट गिरी, 3% वो बढ़ गई। हेज हो गया, हेज हो गया। गोल्ड उतना नहीं गिरा, और गोल्ड नहीं गिरा उतना, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, आपको मल्टी एसेट मिल जाता है। FMCG का ETF ऊपर है, आज मार्केट्स गिर रही है, बैंक गिरा, FMCG ऊपर है, तो आप क्या कर रहे हो, ये आपकी हेजिंग हो रही है। सब कुछ नहीं गिर रहा, सही करो। सो गिरेगा, आपको डर कम लगेगा, क्योंकि आप, ये गद्दा हो गया ना आपका, मतलब आपने कुशन ले लिया है। राइट। मैं तो हमेशा कहता हूँ जैसे गोल्ड भी एक गद्दा है आपके लिए, कि और आपने ये मल्टी एसेट कर दिया, मल्टी कंट्री कर दिया, तो इसलिए जो बड़े पोर्टफोलियोज बनते हैं, देखिए मैं मानता हूं कि मनी इज मेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, प्रिजर्व बाय डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, आप पैसा कब बनाते हो, जब आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेते हो। जैसे आपने बोला कि मैं 10 करोड़ की जमीन ली और 30 करोड़ बन गई, तो वो पैसा बन गया। बट अगर आप 30 करोड़ की जमीन लेने में आदमी को टेंशन हो जाए एक बार के लिए, तो कहते हैं ठीक है यार, ये 30 करोड़ में काम करते हैं, 10 करोड़ इधर डालते, 5 करोड़ इधर डालते, 5 करोड़ इधर डालते, 5 करोड़ जमीन भी ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम, पर थोड़ा मल्टी एसेट कर लेते हैं। तो मल्टी एसेट से क्या होता है, आदमी को डर नहीं लगता। तो शुरू का जो कैपिटल होता है ना आदमी का, बहुत छोटा होता है। किसी ने 2 लाख से स्टार्ट किया, 5 लाख से स्टार्ट किया, उसका चांदी हो गई, वो निकल लिया, 1 करोड़ रुपए बन गया। अब 1 करोड़ में सेम हिम्मत नहीं बढ़ती आदमी की, फिर वो कहता है यार मेरे को कुछ ऐसा कर दो, या डाइवर्सिफाई कर दो। किसी के लिए वो नंबर 1 करोड़ होगा, किसी के लिए नंबर 10 करोड़ होगा, किसी का 100 करोड़ होगा, डिपेंड्स अपॉन आपके लेवल्स क्या है लाइफ के। बट मुझे लगता है वेल्थ विल ऑलवेज बी मेड बाय कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स। राइट। आप कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स या तो आप किसी थर्ड पार्टी में ले लो। अभी जैसे मेरे एक क्लाइंट है, उन्होंने एक स्टॉक लिया, इट वाज फॉर 25 रुपीज, इट वेंट इन 4 years to 6,000 रुपीज। तो बोले मैंने तो 1 करोड़ के स्टॉक लिए थे, तो हो गया भाई, बल्ले बल्ले हो गई उनकी। अब वो टेंशन में बोले संजय अब ये गिर गया, तो अब ये हो गया, तो अब ठीक है यार, आधा काटो माल, आपने प्रॉफिट तो बना लिया, अब उसको आप डाल दो इधर उधर, गोल्ड फोल्ड, ये वो थोड़ा सा मल्टी एसेट कर दो। तो पॉइंट इज कि आपको लाइफ में कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लेने पड़ेंगे रियल वेल्थ बनाने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। और वो हो सकता है आप अपना स्टार्टअप भी है, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड बेट है। जैसे हम मिनिमलिस्ट का एग्जांपल ले रहे थे, उसने आदमी ने अपनी जान झोंक दी होगी 5 साल के लिए यार, तब जाके एक, और उसमें भी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, आप भी जानते हो स्टार्टअप्स की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है जीने की, बट उसने किया, तो उसने कॉन्सेंट्रेटेड बेट बनाया, पैसा बना लिया। पर आज अगर मैं उसे बोलूं कि 1800 करोड़ से एक नया स्टार्टअप बना ले, वो नहीं करेगा। वो कहेगा यार स्टार्टअप तो मैं वही 5-7 करोड़ से बनाऊंगा, बाकी पैसे को थोड़ा चल एक घर ले लेता हूँ, चल कुछ गोल्ड ले लेता हूँ, चल कुछ प्रॉपर्टी लैंड ले लेता हूँ, चल कुछ स्टॉक्स ले लेता हूँ, MF ले लेता हूँ। तो ही विल देन थिंक ऑफ प्रिजर्विंग हिज वेल्थ। तो ये मेरे को लगता है एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक थॉट प्रोसेस है। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने थोड़ी सी फाइट करी। हमने इस वीडियो में भी सबसे पहले जो डिस्कस किया था SIP वर्सेस SWP, उसके बाद हमने रेंट वर्सेस बाइंग के ऊपर बात करी, एंड फाइनली हमने ETF एंड म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करी। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वेल, अब तीनों के ऊपर आपको क्या लगता है, आप क्या चूज़ करने वाले हैं, एक एक करके कमेंट में बताइएगा।
SIP वर्सेस SWP, आपको जो अच्छा लगता है नीचे कमेंट करिएगा। रेंट वर्सेस बाइंग, क्या करना चाहिए, विद योर थॉट प्रोसेस आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या करना चाहिए। और तीसरी चीज ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड। तो जो भी आपके पर्सनल फेवरेट है इन तीनों में से, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन देखेंगे लोगों को। बिल्कुल मजा किसी को SWP पसंद आएगा, किसी को रेंटिंग पसंद आएगा, किसी को म्यूचुअल फंड पसंद आएगा, किसी को ETF प्लस SWP पसंद आ जाएगा। तो जिसको जो पसंद आ रहा है आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अपना रैशनल भी लिख देना। यस, कि क्यों ऐसा लगा आपको? क्यों ऐसा लगा। सो फाइनली इस वीडियो को आप शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिसके इन वीडियोस के थ्रू लोगों तक अवेयरनेस पहुंचती है, फाइनेंशियल एजुकेशन पहुंचती है, और आप लोग जरिए हैं इंडिया के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन स्प्रेड करने के लिए। सो आप लोग अपने हर सोशल मीडिया पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए। क्या आपको एक और पॉडकास्ट चाहिए? क्योंकि संजय जी के पास अभी बहुत कुछ है। अभी हमने इनकी पर्सनल जो स्टोरी रही है, जिसके थ्रू इन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया, इनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं, उसके ऊपर बात नहीं किया। तो अगर आपको अनदर पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा पॉडकास्ट। So we will see you in the next video. Till that time, you subscribe this channel, click on the bell icon. You go self-made, and Jai Hind.